नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार कमेंट करिएगा कि हम लोग ऑडिबल विजुअल क्लियर हैं। तो आज की इस लेक्चर नंबर 3 की यात्रा को पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो दिखाई दे रही है आपको मैगजीन, ये काफ़ी मान के चलें कि लास्ट टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या दे रहे होंगे या जान रहे होंगे, आसपास के माहौल को सीख पा रहे होंगे, आप वहाँ से चीज़ों को मैनेज ये कर सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग यूपी पीसीएस में, आरओ में या इवन यूपीएससी में भी, जो एक ऐसा डाटा है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर इसको एक बार पढ़ना ज़रूरी माना जाता है क्योंकि ये कंसाइज़ वे में चीज़ों को कंपाइल कर लेती है। हाँ, ये सच है। इसमें जो टॉपिक समाहित किएगा और वहाँ से प्रश्न आएगा तो आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग क्लैपिंग कर दें और हम इस जर्नी को स्टार्ट इसलिए कर ले हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो सभी जितने भी मुझे समय वॉच कर रहे हैं, इस पर उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आइएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम तुमसे 3 बातें करेंगे। 3 बातें करने से पहले जान लीजिएगा कि आपको एक मैं हिंट्स देता हूँ, एक क्लास सुबह होने वाली है, एक क्लास शाम होने वाली है। शाम को कल शायद 6 बजे के आसपास हम लोग करने वाले हैं। जो बच्चे पीसीएस दे रहा है, आरओ दे रहा है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए कल मैं एक मैराथन टेस्ट ले रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम की तरह ही टेस्ट होगा। सपोज़ कर लो कि आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने का मतलब है कि आप आरओ के एग्ज़ाम बैठ रहे हैं और आपको 200 क्वेश्चन यानी मिलेंगे, यानी 60 क्वेश्चन हिंदी के 1 घंटे बाद, ऐसे ही जीएस के 140 क्वेश्चन। तो हमारा एक उद्देश्य ये है कि एक साथ ही 200 क्वेश्चन करके तो देखें कि आपका लेवल कितना है। तो यानी कल ये मान लें कि आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम जैसे माहौल को कल के एग्ज़ाम जैसे माहौल में देखने का प्रयास करेंगे। तो टेस्ट नंबर फुल लेंथ टेस्ट यानी 60 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, 140 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलेंगे। ये कल टेस्ट होने वाला है। एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा सर, बिल्कुल मजा आ जाएगा। सभी को पार्टिसिपेट करना है क्योंकि इसमें करंट के क्वेश्चन भी रहेंगे, रीजनिंग के भी रहेंगे। एज इट इज जैसे पेपर आएगा आरओ का, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। और यही टेस्ट फिर आपको मैं आरओ का जो ये टेस्ट है, यही टेस्ट मैं एप्लीकेशन पे भी ले लूँगा फिर, जिससे कि आप ये देख पाएंगे कि करने के बाद भी कितने सही करते हैं। तो अब एक सुबह सेशन में कर रहा हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का उनके लिए सुबह सेशन है। वहाँ पर 2024 की रणनीति में लेके आ रहा हूँ, सुबह 8:15 बजे जरूर वहाँ पे आने का प्रयास करें। तो आज हम 3 बातें करेंगे। एक तो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो दृष्टि का आई दृष्टि के टॉपिक हैं उन पे कमांड करेंगे और आप टॉपिक को लिखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कम से कम क्वेश्चनों की अगर लिस्टिंग करें तो लगभग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो यहाँ पर इसके लिए महत्वपूर्ण भी बन जाते हैं। उसके बाद जो जनवरी की घटनाएं हैं जो अभी लेटेस्ट की हैं, तो कुछ करंट अफेयर के पार्ट को भी हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। आइएगा, अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर मनमुग्ध सबका यहाँ से हो जाएगा और फिर सबको मज़ा यहाँ से आ जाएगा, राइट? अब आपस में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि अगर आप नियम अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो फिर नियम अनुकूल कार्य करने का अधिकार आपको रोकने का हम दे सकते हैं। तो यहीं से आज की कहानी को टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आई दृष्टि का जो टॉपिक है, ये मैं कह सकता हूँ ये एक सिनेरियो है। इतनी सारी घटनाएं हमें यहाँ पर उसने डिफाइन कर रखी कि इतनी इतनी घटनाएं, जैसा कि आप देखते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर पढ़ चुका हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा था, मिथुन के बारे में पढ़ा है, हल्दी बोर्ड के बारे में पढ़ा है। जो चीज़ नहीं पढ़ी है उसको आज मैं पढ़ाने का प्रयास करके आपको कंपाइल करके मैं देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? आप सिर्फ इतना करिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसकी पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप एक ब्लैंक पेपर में टॉपिक को लिख लें, जिसको लाइन करूँगा उसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मान लें कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए खाना पीना रहना है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल कंपाइलेशन, अगर जिसने पढ़ रखी है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखी है वो इसको पढ़ लेगा। इसलिए ये मान के पढ़ें कि हाँ, हमें ये तो 2-2 3-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इससे पहले हमारे पास कुछ और भी टॉपिक हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहानी को लेकर। बहुत ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ पर आने वाला है, राइट? चलो, इसको भी गरीबी को बाद में पढ़ेंगे, पहले अमीरी देख लेते हैं। कहाँ तक आए थे पहले हम लास्ट क्लास में, ये देख के। ये इसमें जो टॉपिक है, हाँ, चुनाव को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ मेन मेन टॉपिकों पर कमांड कर लेते हैं। लीजिए, ये भी क्योटो ग्रीन प्रधानमंत्री, इसको बाद में पढ़ेंगे। बता देना, हम बाद में इसको कवर करने का प्रयास कर लेंगे, राइट? चलो, आज का पहला टॉपिक लिखिएगा आपकी कॉपी में। क्या टॉपिक है देखने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक देखिएगा। टॉपिक का नाम लिखें फटाफट जल्दी से मेरे साथ, और मैं यहाँ जहाँ जहाँ चीज़ें होंगी लाइन करते हुए हम लोग चलेंगे, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा। जैसा कि इससे जब प्रश्न निकल के आएगा तो वो यहीं से निकल के आएगा कि इसको जारी कौन करता है, हाल ही में आंकड़े किए गए हैं तो उनके जारी करने के आंकड़े में कैसी कैसी स्थिति किसकी पाई गई है। उसके उपरांत ये जो हम लोग कह सकते हैं इसको, जिसको एसडीआई या एसडीआर के नाम से जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से, जिसको एमपीआई कहते हैं, यूपी पीसीएस ने 2021 में भी क्वेश्चन पूछा है और यूपी पीसीएस ने कहा जाए तो 2019 के आसपास भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए ये सूचकांक आप मान के चलें कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें क्या नहीं करना है ये आप जान सकते हैं। तो यानी टॉपिक लिख लिया होगा, तो यहीं से टॉपिक की पूरी फिल्म बनाते हुए हम लोग चलते हैं, और जो मैं पॉइंट लाइन कर रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यदि आप कैपेबल हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? यूएनडीपी।
यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कार्यक्रम है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चलाया जाता है। क्या काम करने के लिए? अपनी मानव विकास सूचकांक के रूप में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआर के नाम से जानते हैं, ये एचडीआई के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई, एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी जिसको एमपीआई के नाम से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, को कब से शामिल किया गया? 2010 से यहाँ पे इसको शामिल किया गया। अंडरलाइन कर लो, 2010 से इसको शामिल किया गया है। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला गैर मुद्री यानी नॉन मॉनेटरी जो एक प्रकार से गरीबी सूचकांक है, जो पूरे वर्ल्ड के स्तर पर आंकड़ों को लेकर रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है कि हाँ किस किस देश में कितने कितने प्रकार किस प्रकार गरीबी पाई जाती है। इससे क्या फिर इफेक्ट पड़ता है? इसके जो कुछ आयाम है, उस आयाम में अगर देखेंगे तो 3 आयाम है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक आयाम कौन सा? स्वास्थ्य। किसी भी कंट्री की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है ये देखने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखते हैं। दूसरा, शिक्षा, एजुकेशन कैसी है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। एजुकेशन के 2 प्रकार होते हैं, पार्टिसिपेशन वाला। और तीसरा, रहन सहन, यानी वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। 3 मानकों को तैयार करके इस रिपोर्ट को या इस आयाम को हम लोग रेडी करते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ से बन जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी याद रखिएगा। वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक निर्माण करना है। इससे क्या होगा? वैश्विक एमपीआई के निर्माण करने से भारत की स्थिति में क्या होगा? सुधार करना होता है। यानी भारत जो इस समय गरीबी के हालात में या स्वास्थ्य के हालात में या शिक्षा के हालात में एक जो ढांचागत रूप से तैयारी कर रहा है उसमें किस तरीके की होता है। इसके लिए हमारे पास जो हमारे इंडिया की कह सकते हैं नोडल एजेंसी है, वो कौन काम करता है? कह सकते नीति आयोग। कई बार पूछा भी जा सकता है कि जो बहुआयामी हमारी गरीबी सूचकांक है इसके लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो याद रखिए नीति आयोग। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो एक प्रकार से 1 जनवरी 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो योजना आयोग क्या है उसके अंतर्गत आया गया। ये बेसिक बातें आपको होनी चाहिए। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक निर्माण 3 आयामों में करते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले मैं बता ही चुका हूँ। एक स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर 3 आयाम है। लेकिन इन 3 आयामों को हम लोगों ने 12 संकेतक, 12 संकेतक मतलब 12 बिंदुओं में डिफाइन कर रखा है। ये 12 संकेतक में डिफाइन कर रखा है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। तो अभी तक हमने इसका एक पृष्ठभूमि समझी है। उसके बाद क्या है? 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा की गई। प्रगति मतलब उसकी रिपोर्ट को चेक करने के लिए कि अभी अभी हालात कैसे हैं भारत के, उसको हम लोगों ने प्रगति समीक्षा के रूप में कहने का प्रयास किया। इस रिपोर्ट का क्या है? द्वितीय संस्करण। इससे पहले ये संस्करण 2022 में जारी किया गया था। आइएगा, अगर नोडल एजेंसी हमारी नीति आयोग है तो क्या करता है? इसका पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया, 21 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5 जो है 2019 से लेकर 21 पर आधारित है। राज्य यूटी इसके बारे में कुछ जिलों का विश्लेषण करके नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को एक प्रकार से प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के रूप में रखने का प्रयास किया है। इससे अगर आगे चलते हैं तो फिर इसके कुछ मानक होंगे, बिंदु होंगे, उनको भी हम टैकल करने का प्रयास करेंगे, तो फिर कहानी आपकी यहाँ से बन जाएगी। राइट, इसमें क्या है एक प्रकार से इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी एक सेकेंड, इसमें क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से, सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे कि हाल ही में जो बहुआयामी है उसमें किसको मानक तय करते हैं, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, उसके अंतर्गत एचडीआर क्या होता है, उसके अंदर एमपीआई क्या होता है, इसको जारी करने के लिए यूएनडीपी का क्या रोल निकल के आता है, ये इसका एक आंकड़ा है। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि यदि आप एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा कि यदि इससे क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो हम उसको इजी वे में आराम से बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे एक बार कमेंट कर दें। और ये टॉपिक आपके सामने इस तरीके से निकलते हुए हम लोग 50-60 टॉपिकों पर अध्ययन करने का आज हम लोग काम करेंगे, जो आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। तो एक बार क्लैपिंग कर दें, यस और नो। तैयार है टॉपिक कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा जो रिपोर्ट जारी की है, किसने की है? नीति आयोग ने। इससे पहले कब करी? 2021 में की थी। इसका मेन पर्पस क्या है? एचडीआर को या एमपीआई को कन्वर्ट करके समीक्षा की प्रगति करना। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो हमारे पास यूटी हैं, जो राज्य हैं, ये देखना कि स्वास्थ्य की कैसी कंडीशन है, शिक्षा की कैसी कंडीशन है और रहन सहन की कैसी कंडीशन है। इनको लेते हुए 3 जो आयामों को लेता है, लेकिन इसमें 12 संकेतक हैं। उस 12 संकेतों के आधार पर डाटा को इकट्ठा करने का ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर पूछेगा तो आप इसको आराम से बता पाएंगे। तो एक टॉपिक हो चुका है, इसको नोट डाउन करें, इससे प्रश्न भी अभी बनाते हैं और फिर 1 to 1 करके अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे। राइट, तो इसमें क्या है? इसके रिपोर्ट को मैं लिख दिया गया है, यहाँ पर आपके सामने कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर हम बहुआयामी रिपोर्ट को एक बार प्रकार से देख सकते हैं। पूरी समीक्षा इसमें कर चुके हैं, लेकिन इस समीक्षा का एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट में क्या कहा गया है इसको हम देख लेते हैं। बिहार एक प्रकार से कह सकते हैं बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का आंकड़ा है। सबसे अधिक परसेंटेज अभी भी किसके पास है? बिहार के पास है। पूछ सकता है कि अभी प्रगति रिपोर्ट में नीति आयोग ने किसको सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया है, तो बिहार को रखा गया, जिसके पास अभी भी 33.76% के आसपास है। जैसा कि आपने देखा होगा, नीति आयोग ने अभी गरीबी सूचकांक की रेखा को मानक मानते हुए 29% से 11% के बताया कि हमारे इंडिया के लोग 29% से 11% तक हमने गरीबी कम कर चुके हैं, जो कि आंकड़ा कई बार पूछा भी गया है। दूसरे नंबर पर कौन है? झारखंड है। तीसरे पे कौन है? मेघालय है। और यूपी भी चौथे नंबर बैठा हुआ, यानी यूपी भी गरीबी सूचकांक के आधार पर 4th स्थान पर है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक में, ये 4 क्रम याद रखिएगा।
बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये परसेंटेज के रूप में देखेंगे जनसंख्या के आधार पर ये है। तो ये आंकड़े यहाँ बैलेंस करके बताए गए हैं। अगर यही आंकड़ा पहले 51% था, आज ये 33% है। यूपी में 37% था, आज ये 22% है। ये पहले यहाँ पर देखा जाए झारखंड 42% था, आज ये 28% है। तो हाल ही में 2019 से लेकर 21 तक के आंकड़ों को इकट्ठा किया। उससे पहले कब के आंकड़े थे? 15 से लेकर 16 तक के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया था। मुझे लगता है कि ये जो आयाम है इसको आप आराम से देने का प्रयास करोगे और पूरी पिक्चर यहाँ से आ जाएगी। इसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा। सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 0.5% कहाँ रहती है? केरल में रहती है। वर्ष 2019 में केंद्रीय शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली, एक प्रकार से कह सकते हैं दमन दमन दीव जो था जनसंख्या सर्वाधिक रूप में यहाँ पे था, बट यूटी के बारे में बात कर रहा है। जबकि सबसे कम कहाँ पर है? पांडिचेरी में 0.85। अगर राज्य की बात करेगा तो सबसे अधिक गरीबी कहाँ पर है? बोलेंगे सर बिहार में 33% आज भी। अगर बात करेंगे सबसे कम तो बोलेंगे सर केरल में 0.55% के आसपास ही आंकड़े आपको डिफाइन कर रहा है। इसके पीछे अगर और चलते हैं तो आंकड़ों के आधार पर अगर देखेंगे 15 से लेकर 21 के बीच में परसेंटेज जो बोल रखा है, शीर्ष 5 राज्य कमी जिसने सबसे ज़्यादा कमी करी है, तो उस राज्य के रूप में भी पूछ सकता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी गरीबी में 18.13% की कमी करी है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो उसने 15% कमी करी है। बात करेंगे यूपी की तो यूपी ने 14% कमी करी, जो कि मैं अंतराल दिखा रहा था। यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है गरीबी के कहीं ना कहीं निस्तारण में? तो याद रखिए बिहार है। बिहार में गरीबी बेशक ज़्यादा है लेकिन उसने सबसे कम कमी करने में प्रयास किया गया है। ये भी आपके दिमाग में रखने का प्रयास करें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी के बारे में जिलों के बारे भी होना चाहिए। यूपी में सबसे अधिक जो गरीबी का परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो कहाँ है? बहराइच में। कितना परसेंट? 54% के आसपास है। सबसे कम की बात करेंगे तो बोलेंगे सर सबसे कम कहाँ पर है? गाजियाबाद में। ये पूछ सकता है कि हाल ही नीति आयोग के द्वारा प्रगति समीक्षा रिपोर्ट में सबसे अधिक गरीबी जिला कौन सा है? तो बहराइच को रखा गया, नंबर 2 पे श्रावस्ती को रखा गया है, बलरामपुर को रखा गया है। बस 3 ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा याद करने की तुम्हारी ताकत भी नहीं है और एग्जाम में आएगा भी नहीं। अगर बात करेंगे सबसे कम तो बोलेंगे गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। इतना याद रखिएगा, इसके अलावा हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट करने की नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपका क्लियर यहाँ से हो चुका होगा। तो एक बार दिल से क्लैपिंग कर दो कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जो एसडीआर रिपोर्ट है, जो एमपीआई रिपोर्ट है, इसको कंबाइन करने के लिए, प्रगति समीक्षा करने के लिए 2021 में पहली रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। इसीलिए 2023 में इसने पुनः दूसरे संस्करण में रिपोर्ट को जारी करने के लिए समीक्षा इकट्ठा किया, जिसमें बिहार अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। इस तरीके से चीज़ें केरल लगभग अंतिम स्थान बैठा हुआ है। सबसे कम गरीबी एक प्रकार से प्रयास जो किया वो बिहार नहीं किया गया। ये सारे आंकड़े अगर इकट्ठा कर लोगे तो यहाँ से प्रश्न आपका आराम से बन जाएगा। एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले, है ना? गरीबी सूचकांक साथियों, इज राइट? ओके, आओ एक टॉपिक लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया। टॉपिक नंबर 2 आपके सामने लिखिएगा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। बहुत जबरदस्त टॉपिक देखने को मिल रहा है, इसको भी आराम से देखने का प्रयास करते हैं। टॉपिक का नाम लिखें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। देखिएगा जारी कौन करता है, जारी करने का आधार क्या है। अभी खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, जैसा कि आप जानते हैं 2013 में हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लेके आते हैं, जिसको एनएफएसए के नाम से जान सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। वहाँ पे ये कहा कि कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो भर भर के ले लो, इसलिए उसकी तारीख पे तारीख लगातार आगे बढ़ रही है। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSSAI जारी करता है। अब दिमाग में क्या आ रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है? कौन करता है? प्रतिवर्ष। ये भी अंडरलाइन करें, कौन करता है? प्रतिवर्ष। जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ, अगर आप ईमानदार व्यक्ति होंगे इसे लिखते हुए लगातार लिखते हुए चलेंगे, पॉइंट बनाते हुए लिख लेंगे। पॉइंट मतलब बोल्ड में ऐसे करके इस तरीके से। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण कब जारी किया? 2019 में। तो अब 2 पॉइंट बन रहा है कि जो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रतिवर्ष जारी होता है, 2019 में पहला आया था, अभी 2022-23 वाला आया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कब करते हैं? 7 जून में। तो याद रखिएगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं, जो कि इस बार भी 7 जून को इसको घोषित किया गया, यानी अवसर पर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी मानदंड के आधार पर जो राज्य और यूटी हैं उनके प्रदर्शन को देखना कि कौन अपने जनता को बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है। इसका एक ये उद्देश्य है सुरक्षा के रूप में। एग्जाम्पल बेस पे देखा नहीं होगा आपने, जब गाँव में गेहूँ कटते हैं तो गेहूँ कटने के बाद किसान अपनी जो एक प्रकार से पूरे साल खाएगा कि भाई एक कट्टा अगर 1 महीने में खा लेता है तो 12 कट्टे की व्यवस्था करके रख लेता है, इसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं, फूड सिक्योरिटी कहते हैं। ऐसे ही सरकार भी गेहूँ लेवियों से खरीद के, मंडी से खरीद के सुरक्षा करती है, जिससे कि आप भंडारण के रूप में जो एफसी भंडारण करती है और जिससे गरीब को दे सके, जिससे बेचारे भूखे ना मरें। तो ऐसे ही 7 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, क्या नाम था? डॉक्टर मनसुख मंडालिया। कभी नहीं पूछेगा, वो इतना पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको इसको कह सकते हैं FSSI, जिसको फूड स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के नाम से 2022-23 जारी किया गया। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण। सिंपल सी बात है, 19, 20, 21, 22, 23, आराम से 5वां आ जाएगा। चलो, इस राज्यों में स्थान कैसा कैसा रहा, कौन सा ऐसा राज्य जिसने अपने सुरक्षा के लिए अच्छे अंक प्राप्त करे?
तो यहाँ केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें यहाँ पर 53 अंक लेके बैठा हुआ है। 100% ये भी नहीं, यहाँ भी कुछ भुखमरे लोग बैठे हुए हैं। अगर पंजाब की बात करेंगे, पंजाब सेकंड स्थान पर है, नेक्स्ट 3rd नंबर पर तमिलनाडु है, फिर मध्य प्रदेश और यूपी भी हम कोई कमजोर नहीं है, 5वें नंबर बैठे हुए हैं। हम भी लगभग 52.5 अंक के आसपास लेके बैठे हुए हैं, यानी यूपी खास सुरक्षा के आधार पर 5वें स्थान पर आया है, जो कि बड़े बड़े राज्यों का डाटा आपके सामने दिखाई दे रहा है। आइएगा थोड़ा सा डाटा लेके चलते हैं। कुछ राज्य, बड़े राज्यों में 19वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है? बिहार बैठा है, जहां पर उसने 20 अंक प्राप्त करे, यानी यूपी से भी लगभग आधे से भी थोड़े से कम अंक प्राप्त करे हैं। अगर छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर देखेंगे, ये बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में कौन निकल के आ जाएगा? तो बोलेंगे छोटे राज्यों में सर गोवा है, मणिपुर है और ये सिक्किम है। तो मणिपुर ने 51 अंक प्राप्त करे हैं और सिक्किम ने, सॉरी, गोवा ने 51, मणिपुर ने 40 अंक। कभी नहीं पूछेगा, याद रखें, ये सब फालतू के चोचे हैं, इसी को याद करिएगा तो इतना आपको आसानी से निकल के यहाँ से आ जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट के लिए, छोटे राज्यों की तुलना अगर हम लोग करेंगे, तो छोटे राज्यों में कुल 14 पॉइंट अंकों के साथ मिजोरम जो है अंतिम स्थान पर बैठा हुआ है। मिजोरम सबसे लास्ट प्लेस पर बैठा हुआ, अभी अपने लोगों के लिए खुद खास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाया है। अगर अंकों के रूप में, अगर हम लोग आंकड़े के रूप में देखेंगे बेटा, तो यहाँ सबसे अंतिम स्थान पर जो बैठा हुआ है यूटी के रूप में अगर लोग देखें तो कौन है? जम्मू कश्मीर है। कितना? सबसे बढ़िया 59%। दिल्ली 49% केजरीवाल की तरफ, चंडीगढ़ 45 के आसपास। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? मिजोरम है, और पहले स्थान पर केरल है। यूपी कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर है। कौन जारी करता है? FSSAI जारी करता है। कब से करते हैं? 2019 से जारी करते हैं। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। इसका मेन पर्पस क्या है? खाद्य सुरक्षा को, एक प्रदर्शन को देखना कि राज्य कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। लक्षद्वीप जो है यहाँ पर कौन से स्थान पर है? बोलेंगे लक्षद्वीप यहाँ पर अंतिम स्थान पर है। तो यूटी में पहले स्थान पर कौन है? जम्मू कश्मीर है, नंबर 2 पे दिल्ली है, और लास्ट नंबर पे कौन यहाँ से बैठा हुआ है? लक्षद्वीप बैठा हुआ है। तो आप प्यार से एक बार कमेंट करके मुझे दिल से बता दीजिएगा कि सर जितने भी यहाँ पॉइंट आपने बताए हैं वो हमारे दिमाग में, जहन में, आपकी कॉपी में छप चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा प्रथम सूचकांक कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, कब जारी किया गया, हाल ही में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है, छोटे राज्यों में कौन है, या इन सबको छोड़ दें, राज्य तो ये निकल के आ जाएंगे। यूटी में जम्मू कश्मीर है, फिर लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ से फिट हो जाएंगी। क्लियर? चले, मजा आया? एक बार कमेंट कर दीजिए सर। बिल्कुल पिक्चर बन चुकी है इसकी भी। दूसरा टॉपिक भी आपके हाथों में आ चुका है। खाद्य सुरक्षा से प्रश्न निकल के आएगा, तो आप उसको आराम से अपनी छत्र छाया से निकाल के उसको देने का प्रयास करेंगे। 2 टॉपिक आपके रेडी हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी नहीं हुए तो कभी भी रेडी नहीं होगा। इन पॉइंटों के साथ में आगे बढ़ते हैं। लो जी, आपके सामने टॉपिक नंबर 3 ये लिखो, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। हालांकि ये दिन बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है? वर्तमान में नेशनल पार्टी हैं कितनी? हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को किस आधार पर दिया गया है? इन सारे एंगलों से जब तुम घूमोगे तब जाके तुम्हारा एक प्रश्न बन पाएगा। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल बेस पे ये भी समझने का प्रयास करें कि राष्ट्रीय पार्टी को किस आधार पर दर्जा दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे तो मजा आएगा। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आदेश जो 1968 में इलेक्शन सिंबल्स के रूप में रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के रूप में हम लोगों ने क्या किया है, राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा प्रदान करते हैं। दर्जा प्रदान करने का आधार क्या होता है, उस आधार को भी समझने का प्रयास करते हैं। उसके कुछ आधार हैं। पहला आधार क्या है? यदि उस पार्टी ने लोकसभा में या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में, आम मतलब लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ पर उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में, यानी 4 स्टेट में, प्रत्येक राज्य में से कुल वैध मतों का, वैध मतलब जो बिल्कुल वोटिंग सही तरीके से हुई है, उसमें खराब नहीं हुए हैं, न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लगभग लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त करी हों। पहली कंडीशन, आप लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, 4 राज्यों के अंतर्गत वैध मतों का अगर 6% मत प्राप्त करने के बाद भी आप 4 सीटें जीत पाते हैं, तो इस आधार पर आप पॉलिटिकल पार्टी, आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। ये आधार अगर आपका रेडी नहीं होता है तो इस आधार के अलावा कंडीशन दूसरी ये निकल कर आती है, जो लोकसभा के आम चुनावों में उस दल को कुल सीटों का, कुल सीट मतलब जो 550 सीटें हैं हमारी, इसमें से लगभग, बाकी सब चीज़ जानते हैं, न्यूनतम 2% सीट जीती हो और उस सदन में कम से कम न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी, यानी 3 राज्य मतलब 3 स्टेट से उसके दल के प्रत्याशी आए हों, ऐसी कंडीशन में भी उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी अपॉइंट करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है, ये क्या है? राजनीतिक दल के 4 से अधिक राज्यों में स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया हो, यानी वो 4 राज्यों में राज्य पार्टी का उसे सिंबल मिल चुका हो, ऐसे आधार पर भी हम राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दे सकते हैं। तो यानी उपरोक्त शर्तों में से अगर कोई भी एक शर्त अगर मान लेता है या पूरी कर लेता है, उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हम लोग देते हैं, जो कि उस अधिनियम 1968 अधिनियम के माध्यम से चुनाव आयोग कैसा करता है। तो राष्ट्रीय दल के रूप में इसको मान्यता प्रदान करने योग्य हम कर सकते हैं। आओ इसकी बात करते हैं। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो नेतृत्व वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ये भी दिमाग में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लगातार वो आपसे पूछता रहता है। आगे चलते हैं। इसमें अगर देखेंगे
जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसको AITMC के नाम से जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CPI के नाम से जानते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको NCP के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिया गया है। पहले ये 8 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, अब हमारे पास सिर्फ 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब ये 6 कौन कौन सी हैं याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। UPPSC वाला है, कहीं से भी उठा सकता है। जैसा कि अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी को किस आधार पर मिला है, राज्य स्तरीय राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा किया। यानी आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी अपॉइंट किया गया है, उसका आधार तीसरा वाला सिंबल है कि कोई भी पार्टी राज्यों में अगर पंजीकृत हो जाती है, उसको राष्ट्रीय पार्टी हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं। उसका दर्जा देने के लिए अलग अलग कहानी देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब में, गोवा में और राजधानी दिल्ली में क्षेत्र में इसने क्या किया है, पहले से ही विद्यमान थी, इसलिए 3 राज्यों में इसने राज्य स्तरीय पार्टी दल बनाने की वजह से इसको राष्ट्रीय पार्टी अपॉइंट कर लिया गया है। यानी कुल 4 राज्यों में राज्य दर्जा स्थलीय प्राप्त हो गया था। चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन के आधार पर यहाँ पर दिल्ली स्पेशल है। अब ये 6 पार्टी कौन कौन सी है ये दिमाग में रखिएगा। पहली पार्टी तो वही है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नाम है यहाँ पर BJP। दूसरी पार्टी वो है जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसको कांग्रेस पार्टी है ना। तीसरी पार्टी बहुजन बसपा की, जिसको बहन मायावती की पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवाद, ये मार्क्सिस्ट पार्टी है। नेशनल पीपल्स जो यहाँ पे संगमा की पार्टी है। और लास्ट जो है हमारे पास आम पार्टी है। यानी कह सकते हैं 6 पार्टी हमारी अभी रजिस्टर्ड निकल के यहाँ से आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि यहाँ से कोई भी प्रश्न निकल के आएगा तो आप अपनी दरिया से छोटे से छोटे कणों को निकालकर उसको बता पाओगे कि हाल ही में आम आदमी पार्टी चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग किस अधिनियम के तहत देता है, आप उसे ये भी बता पाओगे। या एक आधार पर राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप उसको भी ये दे पाओगे। उसके उपरांत हाल ही में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये जो 6 पार्टियां हैं इनको भी आप डिफाइन कर पाओगे। इसके आधार पर अभी जो 3 पार्टियों को यहाँ से वापस ले लिया गया है उसको भी आप डिफाइन कर पाओगे। या आज जो आम आदमी पार्टी है इसको किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है ये भी तुम इसको डिफाइन कर पाओगे। इतनी जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पढ़ाया है उसको आप आराम से दिमाग में स्टोर कर चुके होगे और आपने छोटे छोटे कंसाइज वे में नोट्स भी बना रहे होगे। आया कुछ मजा? मजा आया? क्लैपिंग कर दो सर। तीसरा टॉपिक ये भी रेडी हो चुका है। अगर इस दरिया से कोई प्रश्न तुम्हारे आंगन में गिरेगा तो बहुत प्यार से पकड़ के सुगंधित करके उसको वापस भेज दोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये रहा। ये काफ़ी चर्चाओं में रह रहा है इस समय, जिसको वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रश्न कई बार बना भी है। और ये प्रश्न कैसा है देखिएगा आप। वाइब्रेट विलेज का मतलब कनेक्टिविटी को लेकर है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां कनेक्टिविटी ना होने की वजह से शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, बाकी सेवाएं तो पहुंचेंगी कैसे। इसको करने के लिए हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा भी अपने भाषण में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को भी लॉन्च करने का प्रोग्राम किया गया। इसके बारे में समझते हैं पूरी आधारनुमा कहानी, जिससे कि पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बनती हुई चली जाएगी। तो यानी ये क्या है, 2022-23 के भाषण के दौरान जिसको BVP यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं, घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या वाले, जो सीमित कनेक्टिविटी वाले, अवसंरचना वाले जितने भी उत्तरी सीमा में यानी नॉर्थन बॉर्डर के सीमावर्ती गांव हैं, उनको कहीं ना कहीं एक साथ कहीं ना कहीं पलट करना, और वहां पर अक्सर विकास के लाभों से वो वंचित रह जाते थे, उनको वहां तक लाभ पहुंचाने की वजह से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लेके आते हैं। जैसा कि जानने का प्रयास करते हैं क्या है। 2023 10 अप्रैल को मंत्री, गृह मंत्री जो हमारे जानते हैं अमित शाह के द्वारा यहाँ इसको लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम को एक प्रकार से कह सकते हैं लॉन्च कहाँ से किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश का जो अंजाव जिला है उसका एक गांव है जिसका नाम है किपितु। किपितु एग्जाम्पल देखा जाए तो कई बार चर्चाओं में रहा है, लॉन्च किया गया। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में वाइब्रेंट प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई। ये कभी नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि कहाँ से इसको स्टार्टिंग करा, ये याद रखने का प्रयास करें। हाँ, ये पूछ सकता है कि योजना कैसी है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना, यानी यहाँ सारा मैटर केंद्र से चलेगा, राज्य का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, जिसकी मंजूरी जो हमारे वित्त वर्ष जो है 2022-23 से 2025-26 तक प्रदान की गई है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी इस योजना कैसी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर कहाँ तक है, 25-26 के बीच तक कार्यकाल, यानी 5 साल के बीच में इसको योजना को रखा गया है। इस योजना के तहत 4 राज्य शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और यहाँ पे कह सकते हैं उत्तराखंड, यानी पहाड़ी राज्य, इस टाइप से हम कह सकते हैं राज्यों को शामिल किया गया है। और यूटी के क्षेत्र में लद्दाख के जो उत्तरी सीमा सटे जो 19 जिले हैं, यानी 16 ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कह सकते हैं कि 2967 जो गांव हैं उनके समग्र विकास के लिए हमारे पास वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को लेके आते हैं, जो कि यहाँ पर 2022-23 के भाषण में स्टार्टिंग किया गया और यहाँ से इसको स्टार्टिंग करा, ये इसका एक मेन उद्देश्य है।
मुझे लगता है कि पहले चरण में प्राथमिक स्तर के आधार पर देखा जाए 660 यानी 2967 गाँवों में से 662 गाँव की पहचान की गई है, जिसमें 450 गाँव कहाँ के अरुणाचल प्रदेश के शामिल किए गए, जिनको आपस में जोड़ना है। इसका मतलब सीमावर्ती गाँव के लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं सुधार में मदद करना है, जिससे कि वहाँ तक सुविधाएं पहुँच पाएँ। वो अपनी कनेक्टिविटी के माध्यम से अपने जो यंत्र है पूरी आज़ादी का, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं उसको आगे लीड कर सकें। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि लोग पलायन ना करें। जैसा कि पलायन पहाड़ी क्षेत्रों से काफ़ी होता है, अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे लगातार पलायन बढ़ ही रहा है, इसी को देखते हुए स्टार्टिंग किया गया है। तो पलायन करने से रोकने से क्या होगा, मदद मिलेगी। तो ये रहा वाइब्रेट जो योजना है। मुझे लगता है कि अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से सारे एंगल हम लोग घूम चुके हैं, कितने राज्यों में स्टार्टिंग किया, कैसे स्टार्टिंग किया, एक प्रकार से इसको स्टार्टिंग करने का मूल उद्देश्य क्या था, किसने स्टार्टिंग करा, कैसे होगा, इसमें क्या होगा। अगर मज़ा आया तो एक बार क्लैपिंग तो कर दो बेटा। ऐसे ही 15-20 टॉपिक पढ़ के फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। कहो तो तुम्हें दिखा दूँ, तुम्हें मज़ा ना आए तो तब कहना। तो मुझे लगता है कि आज 2 घंटे क्लास करने का मेरा मन है। अगर आप साथ दो के 2 घंटे में बहुत सारे टॉपिक बता दूंगा। और यहाँ पर जो एमसीक्यू से हैं देखिएगा, विद अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिवसीय भारत पे आए हैं, क्या करेंगे देखेंगे। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, फिट विश्व बिल्ट शतरंज के खिलाड़ी कौन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जनवरी 2024 में तिमाही की सुकन्या समृद्धि के लिए कितनी ब्याज दर रखी गई है, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। बट पहले 15-20 कम से कम टॉपिक तो पढ़ लें। मज़ा आया, चल रहा है, कुछ पिक्चर बन रही है, ऐसा लग रहा है कि सर वाकई में वाइब्रेट ब्लेड से अगर कुछ पूछेगा निकाल के उसको वापस कर देंगे। कर दोगे ना? यस। चलो, सभी एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए इसको अपनी एग्जाम की नोटबुक में चलने का प्रयास करें। एक एक पॉइंट को मैं खंगाल के वहाँ से चीज़ों को लाने का प्रयास मैंने आपके सामने कर रहा हूँ। राइट, तेरे घर के सामने 3 घर बनाऊंगा है। चलो, एक तेरे लिए, एक अपने लिए, एक बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टॉपिक ये रहा, क्या लिखा है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन 2022 में देखने को मिल रहा है। देखिएगा, जस्टिस मतलब न्याय के लिए, और न्याय के लिए मतलब अभी रिपोर्ट जारी किए गए हैं। इंडिया में जस्टिस कैसा हो रहा है देखिएगा, बहुत खतरनाक पॉइंट मिल रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक प्रकार से कह सकते हैं अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिकन रिपोर्ट है। यानी एक प्रकार से प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली किस प्रकार से न्याय कर रही है, इसके आंकड़े को इकट्ठा करते हुए हम लोगों ने इंडिया में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट घोषित किया। यानी अपराध हर जगह हो रहे हैं, लेकिन उसका निस्तारण कैसे हो रहा है, इट इज द मेजर पार्ट। तो अगर हम देखेंगे इसके 4 स्तंभ हैं, कैसे पुलिस कैसा काम कर रही है, उस पुलिस के अंतर्गत जेल प्रणाली कैसी है, अच्छा पुलिस जेल, और उसके बाद न्यायपालिका कैसी है, और कानून की सहायता करने की जो क्षमता है सूचकांक इकट्ठा करने की वो कैसे है। जब चारों चीज़ें मिल जाएंगी तो न्याय खत्म हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया। यानी पुलिस बढ़िया सम्मान करना स्टार्टिंग कर ले, जेल व्यवस्था ठीक हो जाए, जेल में आदमी सड़ता ना रहे, न्यायपालिका सही तरीके से न्याय कर दे, और कानूनी सहायता भी उसको बेहतर तरीके से मिल जाए। ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं 4 पॉइंट हैं जिसके आधार पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आओ इस पॉइंट को समझते हुए अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। 4 अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया गया 2022 में, जिसको आईजीआर के नाम से कह सकते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। क्या है मुद्दा, यह कौन सा संस्करण है, 3रा संस्करण है। यानी इससे पहले भी 22 में 21 में जारी किया जा चुका है। दक्ष कॉमनवेल्थ वुमेन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये 3 संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है इन 4 मानकों के आधार पर, जेल के, न्यायपालिका के और पुलिस के, और ये आवाज मतलब संचार के रूप में देखा जाए। इसका पहला संस्करण कब किया गया, 2019 में जारी किया गया था। आगे चलते हैं, मुद्दा क्या देखिए, इसमें क्या कहा गया है, रिपोर्ट के अंतर्गत भारत राज्य के न्याय तक पहुंचने की क्षमताओं के रूप में हमने इसको रैंकिंग डिफाइन करी है। रैंकिंग में बड़े एवं मध्य राज्यों को रखा गया है, और उसके बाद यहाँ पर छोटे राज्यों को रखा गया। यानी 2 भागों में हमने इस रैंकिंग को डिसाइड किया, बड़े राज्य और छोटे राज्य। इसमें लगभग 102 संकेत कह सकते हैं, 102 बिंदु हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इससे कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा। इस बिंदुओं के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको कई भागों में बांटा गया है कि कहीं का श्रेष्ठ किसका है, मध्यम किसका है, खराब किसका है। इन श्रेणियों में हमने इनको बांटने का प्रयास किया है। बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो है यहाँ पर सबश्रेष्ठ राज्य माना गया है, जिसकी रैंकिंग 10 पॉइंट ना आके 6.8 अंक, 6.3 अंक, यानी ये भी अपने आप में अभी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबश्रेष्ठ राज्य कर्नाटक माना गया है। अगर हम बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर बात करेंगे तो भाई साहब हम यूपी वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, अंतिम यानी 18वां स्थान है, पहले पे कर्नाटक बैठा हुआ है। अगर छोटे राज्यों की हम लोग बात करेंगे तो छोटे राज्यों में अगर आंकड़ा देखें, सिक्किम को पहले अंग स्थान पर रखा गया है। उधर कौन है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, इधर कौन है, सिक्किम है, और अंतिम स्थान पर किसको रखा गया है, गोवा को रखा गया। गोवा में भी क्राइम लगातार बढ़ रहा है, इसलिए कोई घूम घामने ना जाए।
न्याय के 4 स्तंभ के आधार बड़े-बड़े माध्यम से शीर्ष के स्थान पर हम लोगों ने कुछ आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम किया गया है। ये आंकड़े आपके सामने इस तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करेंगे, रैंक ओवरऑल कितनी है? 1 है। लेकिन अगर पुलिस विभाग के रूप में देखेंगे तो रैंक उसकी दूसरी है। उसके आधार पर जेल प्रशासन की कितना है? दूसरे पॉइंट पर है। न्यायपालिका को पॉइंट कितने मिले हैं? 2 पॉइंट मिले हैं। और कानून सहायता को कितने पॉइंट मिले हैं? 2 पॉइंट मिले। यानी ये आंकड़े डिफाइन करते हैं इंडिविजुअली रैंक के आधार पर। अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सेकंड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु को दूसरी रैंक मिली है, इसको तीसरी रैंक मिली। यानी एक प्रकार से बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पुलिस, जेल, न्यायपालिका सहायता के लिए हमने इसे अलग अलग तरीके से बांट रखा है। इनकी कोई नीड नहीं, इनकी नीड। अगर अंतिम राज्यों की बात करेंगे तो अंतिम राज्यों में रैंक के आधार पर देखेंगे तो यूपी बैठा हुआ है साहब यहाँ से 18वें स्थान पर। उसके बाद 16वें स्थान पर ये है, 17वें स्थान पर ये है। तो यानी 18वें स्थान पर अंतिम यूपी के लोग बैठे हुए हैं। बाकी ये रैंक यहाँ पर डिसाइड कर रखी है, कभी नहीं पूछेगा इंडिविजुअली कहाँ पे किसकी है। यूपी की पूछ सकता है तो याद रखिएगा जेल पे 15 है या 17 है, इस तरीके से बात करें। ये पॉइंट यहाँ से मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। तो बताएं कमेंट करके, यदि आपसे ये पूछता है बेटा, क्या पूछता है? यही जो मैंने पढ़ाया था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में अगर आंकड़े कौन से हैं, कर्नाटक कौन से नंबर बैठा हुआ है, उसके बाद हमारे पास अंतिम स्थान पर कौन बैठा, यूपी 18वें स्थान पर, छोटे राज्यों में कौन बैठा हुआ है, सिक्किम, और अंतिम में कौन बैठा, गोवा बैठा हुआ है। इसको कंपाइल करके आप उसको दे पाएंगे। एक बार दिल से कमेंट कर दो सर, बाकी में ये टॉपिक हमारा रेडी हो चुका है, यस और नो। उपेंद्र सिंह बघेल कौन कहाँ कहाँ से है? आए तुम्हारे घर सब लोग मिलके बताओ, दावत करनी कि कहाँ कहाँ से? पढ़ाई करने आए हो या बात करने आए हो? शर्म नहीं आती? इतने सब लोग शांत होकर पढ़ रहे हैं, तुम अकेले आए हो यहाँ पूछने के लिए कौन कहाँ से हो? बेटा पढ़ाई कर लो, एग्जाम देना है तो। नहीं देना फिर तो यहाँ क्यों देख रहे हो? फिर तो किसी हीरो को देखो, हीरोइन को देखो, डिस्को करो, कुछ करो। पढ़ाई की बातें क्यों सुन रहे हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो। वही तुम्हें पढ़ाई ही करनी है तो ध्यान से बातें सुनो, ध्यान से नोट करो, ध्यान से अंडरलाइन करो। और नहीं करनी है तो फिर इन चैनलों पर आई क्यों रही हो कहीं भी? कौन कहाँ कहाँ से है पता नहीं क्या होगा। मान लो तुम्हारे घर के अगर बराबर में से सब होंगे तो क्या करोगे? कुछ कर पाओगे नहीं ना। रेडी हुआ? कितने लोगों का मजा आ रहा है बताओ? जितने लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो बताएं कमेंट करके, सर वाकई में इस तरीके से हम रिवीजन भी कर पा रहे हैं, कुछ नए चीज़ों को जान पा रहे हैं। और टॉपिक को लिखने के बाद जब तुम अब शाम को मेरी क्लास के बाद रिकॉल करोगे, रिवीजन करोगे, रिसाइकिल करोगे दिमाग में, तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, वो लोग पूछ रहा है कौन कहाँ कहाँ से? भाई साहब हम तुम्हारे घर से ही हैं, सब लोग आपके परिवार का हिस्सा है हम भी। चलो अब नहीं पूछेगा ये कभी भी। बेटा पढ़ लो, बस पढ़ाई काम आएगी, कौन कहाँ से कोई काम नहीं आएगा। छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारे घर वाले के आसपास में लोग। अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। केरल एक ऐसा स्टेट, इसको लिखो टॉपिक को, केरल उच्च न्यायालय है जहां पर उसने क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय मतलब मलयालम में, उसने अभी निर्णय दिया गया है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज के भाग में 22 हमारी भाषाएं हैं, जिसको आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में हमने रखा गया है। जिसमें 343, 344 में, जैसा कि आप ये जानते हैं, हमारे पास केंद्र की भाषा है। बाकी 345 में, 46 में, 47 में ये हमारे पास किसकी? राज्य की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। ऐसे ही जुडिशरी की अपनी भाषा होती है, और जुडिशरी की भाषा कैसी होती है? इंग्लिश होती है, जैसा कि आप जानते भी हैं। लेकिन केरल एक ऐसा हाई कोर्ट बन चुका है जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, यानी उसने निर्णय दिया, यानी पहला राज्य है, पहला उच्च न्यायालय है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में लिखिएगा। क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में यहाँ पर जैसा जानते हैं 22 भाषाएं हैं। कभी इसका कोई मतलब नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा असमिया है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, जिसमें कि जैसा जानते हैं पहले हमारे पास 14 भाषाएं थी, फिर हमने फिर जोड़ ली, इस तरीके से कल लगभग 22 भाषाओं को हमने शामिल किया गया। तो यहाँ पर हाल ही में जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, जो कि पहले यूपी हाई कोर्ट के CGI थे, मतलब सॉरी मुख्य न्यायाधीश थे, अब वो इस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के निर्णय के सापेक्ष में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने पर बल दिया गया। इसी रूप को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो केरल है, DY चंद्रचूड़ इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI का नाम देते हैं, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जिसको NLP के नाम से जान सकते हैं, प्रौद्योगिकी उपयोग का सुझाव दिया कि भाई हम अपने हाई कोर्टों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते जहाँ रीजनल लैंग्वेज में आदमी अपनी शिकायत लेके आए तो रीजनल लैंग्वेज में उसका निस्तारण हो जाए। एक सोचो, इसके पीछे भी एक रीजन है। जज साहब बैठे हुए हैं, इधर से भाई मुलजिम है, इधर से आदमी दूसरा क्या है। अब जब जो आदमी अपनी मांग लेके आया जज साहब के पास, वो अपनी मांग को ही नहीं कह पा रहा, उसकी मांग को भी कोई और बता रहा है, साहब इसे ये दिक्कत है। जज साहब उससे बताएंगे तो वो उससे बताएगा जज साहब ऐसा कह रहे थे, यानी अपनी बात को ट्रांसफर करने के लिए भी मिलिट्री की आवश्यकता पड़ती है। इसी चीज़ को लेते हुए केरल हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और कहा कि यहाँ पर एक प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। और समिति गठन करने के लिए फरवरी 2023 में केरल के हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर मलयालम में, किस लैंग्वेज में ये भी पूछ सकता है, तो मलयालम ने पहली बार
कहीं ना कहीं यहाँ पर उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में कहीं ना कहीं 2 निर्णय क्या करिए, प्रकाशित करें, जिससे कि हर आदमी उसको समझ सके, पढ़ सके। जैसा कि आज भी हमारे की जुडिशरी इंग्लिश है, अगर आप देखेंगे तो सारी कार्रवाई इंग्लिश में होती है। बट इसने क्या किया है, यहाँ पे एक्शन लिया। इससे क्या हुआ, उच्च न्यायालय के जो तत्कालीन जो न्यायाधीश हैं, जिनका नाम जिन्होंने कहा था एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली के द्वारा खंडपीठ में दोनों ध्यान रखना जो भी है इसको स्टैब्लिश किया गया। मुद्दा क्या बनता है, मुद्दा यही है कि केरल उच्च न्यायालय के द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में यहाँ 2 निर्णय, कौन कौन से निर्णय थे, वाहन क्रय ऋण को लेकर। दूसरा मुद्दा क्या था, स्टेट डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय था। यानी 2 निर्णय को लेकर यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको मलयालम में प्रकाशित किया गया। ये केरल का एक मैटर है जो अपने दिमाग पर रखने का प्रयास करा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से बन जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप उनसे बता पाओगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में अपने या किस हाई कोर्ट के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं ने निर्णय दिया गया। बताएं कमेंट करके। हो जाएगा। अगर हम तुमसे पूछेंगे ऐसे किस हाई कोर्ट ने हाल ही में जुडिशरी या कह सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय जो है मलयालम में दिया है या रीजनल लैंग्वेज में दिया गया है, जो कि 2 केसेस को कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया गया है, तो ये टॉपिक भी आपका रेडी हो चुका है। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा आप आराम से उसके अनुकूल बता पाओगे। टॉपिक नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखिएगा। कोल्लम एक केरल का ही है, जैसा कि इस नाम से आप जा ही रहे होंगे। भारत का पहला संविधान क्या है, साक्षर जिला है, यानी कह सकते हैं यहाँ के लोगों ने संविधान की भावनाओं को समझा, संविधान के इमोशनल चीज़ों को समझा कि संविधान होता क्या है। आज देश में अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर वे में अगर देखें तो जो हमारे नेता हैं उनको भी नहीं पता कि संविधान होता क्या है। उनको ये तो पता संविधान नियम है, बट उनको ये नहीं पता कि आर्टिकल नंबर 40 में क्या क्या है, आर्टिकल 32 में क्या है। वो देश चला कैसे पाएंगे, वो अधिकार रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो आर्टिकल 19 को लेकर सड़कों पे घूमते रहेंगे, अधिकार स्वतंत्रता। अरे इस अधिकार से पहले कुछ और अधिकार दे रखें। इसलिए जरूरी है जिस प्रकार से हमारे पास हर चीज़ की एक किताब होती है, ऐसे संविधान को भी कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए हर किसी बच्चे के लिए, कि उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से नियम किसके लिए कैसे होते हैं, जिससे कि अपराध करने से डरे। जब उसे नियम ही नहीं पता होंगे तो कोई भी अपराध कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर कि कोल्लम एक ऐसा राज्य जिला बन चुका है जो यहाँ पर संविधान को लागू करने के बाद 70 वर्षों के बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी नागरिक दस्तावेज या मूल्य समाहित किया गया। यानी संविधान लागू होने के 70 वर्ष के अधिक समय के बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्य दस्तावेजों के समाहित जितनी भी संकल्पना है कहीं ना कहीं उससे परिचित नहीं है। इसकी वजह सिर्फ क्या है, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसके देश के रूप में संविधान का संदेश क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि सिविल सोसाइटी संगठन है, सरकारी एजेंसियां हैं, सरल सहज बनाने के माध्यम से लोग क्या करेंगे, नागरिक जो है राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं योगदान करने में सक्षम हो जाएंगे कि देश हमारा है, हमें कैसे चलाना है, ये नियम ऐसे चलने चाहिए। उसके अनुकूल अगर देखेंगे तो इसके पॉइंट को समझें तो 4 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत के पहले साक्षर गांव के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। कब, 14 जनवरी 2023 को। घोषणा केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, जो कि केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पिनाराई विजयन था। इसकी उपलब्धि के रूप में अगर कहा जाए कोल्लम यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान लेके आए थे, यही विजन 2022 में, क्या नाम था उसका, द सिटीजन 2022 लिटरेसी चैंपियन लेके आए थे। इसके लिए इसको हमने कर दिया गया है। इसका मेन पर्पस क्या था, कोल्लम जिला पंचायत जिला योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर ये शुरुआत किया गया था। इसका मुख्य ये था कि जिले में जो संवैधानिक रूप से लोग साक्षर बन सकें, जिले के रूप में संविधान के बारे में जान सकें। इस तहत जो जितने भी 7 लाख से अधिक परिवारों को यहाँ मूल सिद्धांत के रूप में कहीं ना कहीं बताया गया, उनको समझाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। यानी जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं संविधान के, उनसे उन्हें अवगत कराया गया। अवगत कराने से उन्हें अपने अधिकारों का पता चला, डीपीएसपी क्या होते हैं, एफआर क्या होते हैं, बाकी सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, इसके बारे में अवगत हो चुके हैं। तो यानी हम ही कह सकते हैं जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष के जितने भी अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों ने संविधान को विभिन्न प्रकार से क्या है पहलुओं पर यहाँ पर जानने का प्रयास करा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 2000 जो ट्रेनर थे, जो प्रशिक्षण थे, उन लोगों ने यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं सीनेटर उन्होंने कार्य किया। उन्होंने घर घर जाके मतलब सभाएं करके इस तरीके से उस गाँव को प्रमोट किया। 7 लाख जनसंख्या को, इतनी जनसंख्या तो हमारे देखा जाए यूपी में हो तो लगभग 70 लाख अकेले एक किसकी है, इलाहाबाद की है। तो मुझे लगता है कि अगर एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसने बनाया, तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को भी अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा, पकड़ के बेटा यहाँ आ जाओ, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि हम तो लेके बैठे थे इस क्वेश्चन के दिमाग को। वो ध्यान रखना, जितने पॉइंट मैं करा रहा हूँ ना, जब एग्जाम सेंटर पे तुम पहुंचोगे और इस दृष्टि से क्वेश्चन आएंगे तो ये मैं चैलेंज सीधा ठोक के बोल सकता हूँ कि यहाँ से बच के नहीं जाएगा। बस इतना बोल रहा हूँ। क्लियर, दिल खुश दिमाग खुश, और दिल खुश दिमाग खुश तो फिर संसार खुश। एक बार सभी इस सेशन को
अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर या अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे सभी को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। चलें, इस तरीके से अगर पूरी दृष्टि को समाहित कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से निकल के जाएंगे। देखिएगा, अब ये भी क्या है, वायनाड, ये भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसको भी लिख लो। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला एक पहला जिला बन चुका है। जबकि जैसा जानते हैं वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी हैं, जो कि केरल में ही पड़ता है, काफ़ी फेमस है वायनाड। तो ये याद रखिएगा, वायनाड पहला एक जिला बन चुका है जिसने जनजातीय लोगों के लिए वहाँ पर जो बुनियादी दस्तावेज होते हैं, जिससे कि वो एक जगह इस्टेब्लिश कर सकें, वो अपने अधिकारों को ले सकें, अधिकारों के साथ वहाँ किस तरह का वितरण किया जा रहा है उससे वो निकल सकें। इसके लिए वायनाड को पहला जनजातीय बुनियादी दस्तावेज करने वाला पहला जिला घोषित कर दिया गया है, जो कि केरल का है। आइए समझते हैं क्या है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित जो भी नागरिकों के बुनियादी दस्तावेज होते हैं, जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं बिग केवन फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइडेशन, जिसको ABCD के नाम से हम लोग जान सकते हैं, केरल के वायनाड जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक अभियान चलाया गया। और उस अभियान के माध्यम से ये दस्तावेज डिजी लोकर मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर डिजिटलीकरण किया गया। इसमें भौतिक दस्तावेज के खोने या नष्ट होने की कोई स्थिति ऐसी नहीं होगी, जिससे कि आप सोचो जनजातीय समुदाय क्यों पीछे है, क्योंकि उसे वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो उसे मिलनी चाहिए विकास के लिए। अब मिले कैसे, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन हो जाएंगे तो एक बार समस्या तो आएगी, लेकिन उसके बाद उसे कोई समस्या नहीं निकल के आएगी, इसलिए उसका वो एम्पावर हो सकता है। जैसा कि आप जान सकते हैं, खाता खुलने में एक बार दिक्कत आती है, एक बार खुल जाए तो फिर पैसे निकालने में दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही यहाँ पर जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय ट्राइबल लोगों को बुनियादी दस्तावेज और बुनियादी सुविधाओं के प्रदान करने वाला पहला जिला बन चुका है। इस बुनियादी दस्तावेज सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, ये अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है क्या, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु पर प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र और बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा शामिल है। यानी इतने एक बुनियादी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको डिमांड के रूप में इतना एक प्रकार से डिजिटल कर दिया गया, जो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे क्या होगा, दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है, इससे डिजी लॉकर खातों में सहेजा जाएगा। यानी हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल एक अकाउंट बना दिया गया है। वायनाड जिला ने जो अक्षय बिंग कैपन फॉर डॉक्यूमेंट एक डिजिटलाइजेशन अभियान है, इस अंक के रूप में इसको हासिल किया गया। तो मुझे लगता है कि वायनाड क्यों फेमस है, वायनाड के बारे में क्या चर्चाएं हैं, इसको आप आराम से अपनी अपनी मस्ती से इसको बता पाएंगे। मुझे ऐसी आशा है कि अगर कोई पूछेगा कि जनजातीय लोगों के लिए पहला डिजिटल करने वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, क्यों किया गया, किसने किया गया, किस लिए किया गया, उसमें कैसे प्रमाण पत्र होंगे। उसमें विवाह प्रमाण पत्र नहीं है, कभी सोचो कि विवाह का प्रमाण पत्र भी है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसमें आधार प्रमाण पत्र है, उसमें वोटर प्रमाण पत्र है, उसमें खाता प्रमाण पत्र है, उसमें बीमा प्रमाण पत्र है। बाकी प्रमाण पत्र इसमें नहीं है। देखिएगा, मजा आया, क्लियर। तो इस टॉपिक से अगर वायनाड से कोई प्रश्न आता है तो वायनाड को फिर तुम अपना तरफ से बना पाओ कि नहीं बना पाओ, कमेंट करके बताइएगा। एक बार दिल से कमेंट करें, सर ये टॉपिक में हमारा रेडी हो चुका है। चलें आगे, इस टॉपिक के बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो ये सच है कि साहब एग्जाम तुम्हारा है, नहीं तो कोई और ले जाएगा उसको उड़ा के। देखो, लो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम केरल के बारे में इसलिए ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। केरल क्या है, केरल के अंतर्गत देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बन चुका है। देखिएगा, बैंकिंग राज्य। अभी तो यूपी बिहार में जाओगे तो खाते ही पूरे नहीं है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन है, केरल है। जैसा कि आप जान सकते हैं इसके पीछे क्या लॉजिकल है, ये सारी बातें समझते हैं। डिजिटल किसी व्यक्ति को बैंक शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 24 घंटों में 7 दिन लगातार यहाँ पर पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों पर कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से पहुँचने की सुविधा देता है कि आप किसी भी तरीके से बैंकिंग आधार पर, चाहे ATM रूप हो, चाहे ऑनलाइन रूप हो, किसी भी रूप से आप बैंकिंग से जुड़ सकते हैं। अगर हम इसी राज्य को देखें तो जनसंख्या कम होने की वजह से ऐसा हुआ है। अगर आ जाओ हमारे यूपी में तो मैं दिखा देंगे कि जनसंख्या इतनी है कि तुम ये नहीं सोच पाओ करें तो करें क्या। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खाते, जिसको ऑल अलाइंज अकाउंट हैं जितने भी, लागू करने के लिए देश का पहला राज्य बन चुका है। यह घोषणा जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पिनाराई विजयन ने उन्होंने की थी। राज्य स्तरीय बैंक समिति जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी होती है, इसमें लगभग राज्य में अब तक जितने भी 3.6 करोड़ यहाँ पर जो खाते हैं केरल के अंतर्गत। अब इतने खातों का मतलब है कि क्या किया गया, इतने खातों में कम से कम एक सेवा उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगी। यानी केरल के द्वारा रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से देखा जाए तो गहनता के रूप में वर्णन किया गया है। 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग करने वाला केरल का पहला जिला था। तो यानी कह सकते हैं कि केरल का पहला जिला क्या नाम था उसका, त्रिशूर था, वो भी केरल का था। लेकिन अब केरल एक पूरा राज्य हो चुका है जिसने पूरा डिजिटल फॉर्मेट क्या कर दिया, जारी कर दिया गया है, जहाँ पर बैंकिंग सुविधा 24/7 घंटे आपको मिलेंगी, जहाँ पर 3.87 करोड़ के आसपास जो खाते हैं आप किसी भी तरीके से यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं इसको ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न अगर पूछेगा तो आप आराम से इसको बता पाएंगे। कमेंट करके बताओ यस और नो।
ये यदि आपसे ये पूछता है कि केरल एक ऐसा राज्य हो चुका है जिससे कि आप इसको आराम से स्मरणीय बिंदु के रूप में बता पाएंगे। यस और नो? केरल बैंकिंग का पहला राज्य जिसने पूर्ण डिजिटल रूप लागू कर दिया गया है। बताएं साहब कमेंट करके। क्लियर? तो ये भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर कितने हो चुके हैं एक बार कमेंट करें। सब लोग जाग रहे हो, सो रहे हो, कभी चला के सो गए हो, बताओ। टॉपिक नंबर कितने हो चुके हैं? गरबा। गरबा और गरबी जो कि काफ़ी फेमस नृत्य हैं कहाँ? गुजरात के। क्लियर? कितने टॉपिक हो चुके हैं बताइएगा। मेरे घर 9 टॉपिक, ठीक है। 15 टॉपिक पढ़ के फिर एमसीक्यूज करेंगे, राइट? चलो, गरबा मानवता की अमूर्त। देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास प्राकृतिक, सांस्कृतिक और निश्चित सूचियाँ होती हैं। विरासत, हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज होता है, देखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अमूर्त विरासत के रूप में हाल ही में अभी गरबा, जो कि एक पारंपरिक कह सकते हैं कि नृत्य है कहाँ का? गुजरात का, उसको शामिल कर लिया गया है। जानते हैं इसके विषय में वन टू वन करके। ऐसी पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कुछ ऐसा किया गया है? इसकी सारी बातें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे पास सांस्कृतिक सूची होती है उसमें हम लोग जैसे स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, इन सबको हम लोग यहाँ पर परंपराओं को यहाँ पर शामिल करने का भी काम करते हैं। जानते हैं अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण यूनेस्को के द्वारा की जाती है, जो कि कमेटी के द्वारा यहाँ स्टैब्लिश की जाती है। 18वीं वार्षिक बैठक जो हाल ही में 5 से लेकर 8 दिसंबर 2023 के मध्य कहाँ हुई थी? कसाने यानी कह सकते हैं यहाँ पर बोस्याना में संपन्न हुई थी। इस बैठक में लगभग देखा जाए यूनेस्को के द्वारा 51 जो हमारे पास अमूर्त विरासत है स्थल है उनकी सूचियों को इकट्ठा किया गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 51 नई विरासत यूनेस्को की अमूर्त को शामिल किया गया। अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में देखा जाए लगभग जो आंकड़े हैं 140 देशों के लगभग 693 विरासत जो है यहाँ पर शामिल किए जा चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। 51 नई विरासत में लगभग 45 को यहाँ मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में रखने का काम किया गया है। 6 विरासतों को एलम संरक्षण के रूप में शामिल किया गया, यानी ये एक प्रकार से कह सकते हैं अभिलंब के रूप में रख दिया गया है। इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात का गरबा, तो गरबा को क्या कर लिया गया? गरबा जो हमारे पास गुजरात का गरबा है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, यानी एक यूपी इंडिया का गरबा जो है शामिल होने वाला ऐसा एक पारंपरिक कह सकते हैं विरासत सूची में शामिल किया गया है। आओ इसके उसको विस्तार से इसलिए पढ़ते हैं। 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है गरबा जो यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है, यानी भारत की अभी तक 15वां अमूर्त जो हमारे पास कह सकते हैं विरासत है, वो 15वें नंबर का गरबा को शामिल किया गया है। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहारों पर यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गर्भो गरबा शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो संस्कृत शब्द गर्भदीप से होती है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गर्भों के नाम से जाना जाता है और मटका मानव शरीर का प्रतीक होता है। उसके अंतर्गत जो देखा जाए इसमें कुछ थोड़ी सी इसमें प्राचीनतम भाषा बोल रही है कि इसमें स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चारों तरफ घूम घूम के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इस नृत्य को ही क्या बोलता है? गरबा कहा जाता है। वर्तमान में भारत अमूर्त जो विरासत है इसमें इसको शामिल किया गया, जो कि भारत का ये 15वें नंबर का कहा गया। इसको करने के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति के द्वारा भारत चुनाव में लगभग 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसको विकसित किया गया। ये सब छोटी छोटी बातें, इसको लिखने का प्रयास नहीं। आइएगा बात करते हैं कि हमारे गरबा से पहले भी कौन से ऐसे नृत्य हैं या ऐसे अमूर्त विरासत हैं जिनको शामिल कर लिया गया है। जैसे कि अब रामलीला को देखो, रामलीला को हम लोगों ने 2008 में शामिल कर लिया गया था। वैदिक जो मंत्र हैं परंपरा 2008 में शामिल किया गया है। कुट्टी यंत्रम जो संस्कृत का नाट्य है 2008 में शामिल किया गया है। रम्मन जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है उसको 2009 में शामिल किया गया है। मुंडी येडू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है, इसको 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत है, 2010 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य उत्तर पूर्वी भारत का परंपरागत गीत है, 2010 में शामिल किया, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में होता है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ये ट्रांसी हिमालय लद्दाख का एरिया 2012 में सम्मिलित किया गया। संगीतन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन है जो कि ढोल नगाड़ों से होता है, 2013 में शामिल किया गया है। पंजाब का एक प्रकार से कह सकते हैं 2014 में। योग को किया गया था 2016 में। नवरोज को किया गया नववर्ष के उत्सव आयोजन 2016 में। कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में किया गया और हाल ही में जो हमारे 15वें नंबर का शामिल किया गया उसका नाम है गुजरात का गरबा, 2023 में शामिल किया गया। अगर इस वर्ड को बताने का मतलब ये था, ये कभी नहीं पूछेगा, इतना तो पूछ सकता कब किया गया, बट ये पूछ सकता है कोलकाता कहाँ की एक प्रकार से दुर्गा पूजा शामिल की गई है। पंजाब का जंडियाल गुरु कहाँ से है, या लद्दाख का बौद्ध मंदिर कहाँ का रहा है, छऊ नृत्य कहाँ का होता है, कालबेलिया कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन वो इंटरलिंक करके आ जाता है। तो यानी मुझे लगता है कि हाल ही में गरबा को जो शामिल किया गया है, गरबा में क्या होता है? दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चारों तरफ महिलाएं गरबा गरबी दोनों होते हैं, एक प्रकार से वो डांस करती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गरबा। क्लियर? बताओ। क्लियर?
चलिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो आई थिंक मुझे लगता है गरबा के बारे में अगर पूछेगा तो आप उसको आराम से बता पाएंगे। तो टॉपिक नंबर 10 यहाँ तक हो चुके हैं। आइए 4-5 टॉपिक पढ़ के फिर क्वेश्चनों पे कमांड करते हैं जहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा। इतना खतरनाक टॉपिक ये है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024, क्लाइमेट चेंज, खतरनाक सबसे जबरदस्त टॉपिक देखिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, लगातार इंडिया क्लाइमेट चेंज कर रहा है। जो हमारे पास क्लाइमेट है उसको चेंज करने की वजह क्या है, हाल ही में पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर क्या रहा, कौन इसको जारी करता है, ये सबसे मेजर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। आइएगा इस पॉइंट को भी समझने का प्रयास करते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जिसको सीसीपीआई के नाम से जानते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता लाने के लिए एक स्वतंत्र साधन है जहां पर हम इसे इकट्ठा करते हैं, इनके आंकड़ों को। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से हम प्रत्येक वर्ष करते हैं, जो कि सूचकांक के तहत लगभग 63 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें यूरोपियन, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यूरोपियन इसमें क्या है, संघ के भी शामिल हमने किया गया। आइए मुद्दा क्या है। एक प्रकार से लगभग 90% से अधिक जो भी ग्रीन हाउस गैस जो यहाँ पर उत्सर्जन करते हैं, इन सब के लिए संयुक्त रूप से यही जो कंट्री है उत्तरदायी हैं। इसके मानक कितने रखे हमने, 14 मानक रखे गए हैं, 4 मानक रखे गए हैं, सॉरी 14 संकेत रखे गए हैं। मानक कौन कौन से हैं। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पहली श्रेणी है। दूसरा, नवीनीकरण ऊर्जा दूसरी श्रेणी है। तीसरा, ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, ये क्या है, तीसरी श्रेणी है। जलवायु नीति कितना है, एक प्रकार से कह सकते हैं चौथी श्रेणी है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 श्रेणियों में से इसका 40% लेकर, इसका 20% लेकर, इसका 20% लेकर, इसका 20% लेकर, तब जाके इस रिपोर्ट को हम तैयार करते हैं। 4 श्रेणियों में मिलाने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। मुद्दा क्या है इसके बारे में समझते हैं और पूरे जानते हैं क्या है। 8 दिसंबर 2023 को कोप का 28, जैसा कि जानते हैं कि जर्मन बॉस, यानी एक प्रकार से क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, जिसको कैन के नाम से जानते हैं, यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इनके द्वारा संयुक्त रूप से दोनों लोगों को मिलाने के बाद ये रिपोर्ट जारी की 2024 की, जो कि रिपोर्ट कौन सी है, 19वां संस्करण है, क्योंकि 2005 से करते हैं, 19वां संस्करण है। 2024 में 3 स्थानों में से कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया, यानी जो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है, कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। इसके शीर्ष स्थान पर कोई नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पेरिस समझौते को लेकर संधि हुई थी। डेनमार्क ने सर्वोच्च रैंक वाले स्थानों के रूप में यहाँ पर चौथा स्थान प्राप्त करा, यानी पहले स्थान पर कौन आया, डेनमार्क है। अगर हम बात करेंगे सऊदी अरब, यहाँ पर कितने कंट्री हैं, 67 कंट्री है। तो सऊदी अरब जो है अंतिम स्थान पर बैठा हुआ है, यानी एक प्रकार से रखो पहले स्थान पर डेनमार्क है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में, और अंतिम स्थान पर सऊदी अरब 167 बैठा हुआ है। और डेनमार्क भी चौथे स्थान पर आया, 3 स्थान कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। विश्व का सबसे बड़ा CO2 का उत्सर्जन देश जो है कौन, चीन है। पिछले वर्षों में लगभग समान 51वें स्थान पर रहा, यानी पहले भी 51वें स्थान पर था, अब भी 51वें स्थान पर है। दूसरा सबसे बड़ा CO2 कौन है, उत्सर्जन देश अमेरिका है, ये 57वें स्थान पर प्राप्त किया गया है। यानी ये आंकड़े हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2024 में जो G20 सदस्य, यानी भारत 7वें स्थान पर बैठा हुआ है, जर्मनी यहाँ पर 14वें स्थान पर बैठा हुआ है, यूरोपीय संघ 16वें स्थान पर बैठा हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया। यूपी इंडिया के बारे में अगर पूछेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ 7th पैलेस पे। आओ इसको 1 to 1 करके देख लेते हैं कि किसके आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं। देखो पहले स्थान पर कोई नहीं है, तो पहले स्थान पर दूसरे पे कोई नहीं, तीसरे पे कोई नहीं, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर एस्ट्रोनोमिया है, 6ठे स्थान पर फिलीपींस है, और 7वें पे क्या है, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे भारत है। यानी हम ही कह सकते हैं अगर इसको पहला मान लें तो चौथे स्थान पर हम भारत की कंडीशन में क्लाइमेट चेंज में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखें ब्रिक्स के रूप में, ब्रिक्स एक काफ़ी फेमस बन जाता है, तो ब्रिक्स में भारत की स्थिति 7वें नंबर की है। चाइना यहीं 23वें स्थान पर बैठा हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका 45 पे बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो चीन है ये 51 में, वो ब्राजील था, और ये रूस जो है 63वें स्थान पर बैठा हुआ है। अगर हम इसके CCPI जो क्लाइमेट चेंज के रूप में अगर अंतिम स्थान से देखेंगे तो अंतिम स्थान पर कौन बैठा हो, सऊदी अरब बैठा हुआ है, और ये 66 में ईरान है, फिर UAE है, और ये 64 पे दक्षिण कोरिया है, और 63 पे कौन है, रूस बैठा हुआ है। अगर हम भारत के सापेक्ष में बात करेंगे तो भारत लगातार अपनी प्रदर्शन में बेहतर सुधार कर रहा है। जैसा कि आप जान सकते हैं जलवायु के रूप में भारत को लगभग 7वां स्थान मिला है, यानी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस सूचकांक में जो 4 श्रेणियां हैं, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, तो भारत की स्थिति ग्रीन हाउस गैस के रूप में लगभग कौन सी रैंक है, 9वीं रैंक है। नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर 37वीं रैंक है। ऊर्जा उपयोग के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर 10वीं रैंक है, और जलवायु नीति के रूप में देखेंगे तो यहाँ 10वीं रैंक है। यानी एक प्रकार से सिर्फ 2 में उच्च आई है, बाकी में सब में मध्यम मध्यम निकल के आ रही है। अगर इनको ओवरऑल देख लें तो भारत 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। जैसा कि मोदी जी कल 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन करके आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके आते हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लेके आते हैं। क्यों, सोलर एनर्जी के लिए, किस वजह से, जिससे नवीकरण ऊर्जा को हम प्रमोट कर सकें और हम अच्छे चीज़ों के द्वारा कार्बन को कम पैदा कर सकें। तो मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके भारत की स्थिति किसकी है, डेनमार्क कहाँ बैठा हुआ, सऊदी अरब कहाँ बैठा हुआ है, इसको आराम से मुझे लगता है बता पाएंगे। अगर मजा आया तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। बोलिए सर, दिल खुश, पिक्चर बन रही है, चलें थे पूरी रात आज? कितने लोग तैयार हैं आज सर, 3-4 बजे तक क्लास चले ऐसे ही, बताइएगा कितने लोग चाहते हैं? लग रहा है एक एक टॉपिक पर अगर हम 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट में सब कुछ खंगाल रहे हैं कि हाँ ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी
बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है। 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए। इसकी एक-एक मैराथन करूँगा, याद रखना बस, उसको तुम जॉइन कर लेना, सारी चीज़ रेडी हो जाएँगी आपकी। सारी चीज़ें एक तरफ, 2 डॉक्यूमेंट एक तरफ, करंट अफेयर के। नेट खत्म हो गया साहब एक आदमी का तो। मोदी सरकार को फ़ोन किया जाए, हमारे बच्चों को नेट फ्री किया जाए। काश ऐसा हो जाए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले आईएएस के, उनको फ्री मिलना चाहिए नेट, क्योंकि उनकी क्लास बड़ी लंबी-लंबी चलती है। मज़ा आ रहा है? क्लास में कितना इंटरेस्ट आ रहा है बताओ? कि सर करंट अफेयर थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम एक-एक पॉइंट को, जो-जो चीज़ें उनको दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, देखिएगा। तेरे चले तो अभी आप बात करते हैं, देखिएगा। क्यूएस एक रैंकिंग होती है जिसको क्यूरिल सिमोंस के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में अभी रैंकिंग जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को डिसाइड किया गया। तो एशिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनकी रैंकिंग डिसाइड करी। आइए बात करते हैं हमारे इंडिया का लेवल कैसा है। इसी में एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, वो ब्रिटिश कंपनी क्यूएस, यानी जिसका नाम ही क्यूएस एक सिंडम द्वारा डिफाइन की जाती है, प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालने का काम करती है कि एशिया में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेहतर काम कर रही हैं। इसके संस्थानों के आधार पर 11 एक ऐसे संकेतक लेके ये रिपोर्ट को जारी करती है, जिसके आधार पर भारत की या एशिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको आंकड़े इकट्ठे करती है। उसके 11 संकेतक हैं। क्या मुद्दा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसने हाल ही में इसको रिपोर्ट को पेश करा। इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है, यानी कह सकते हैं कि लगभग एग्जाम्पल बेस पे इसमें 16वां संस्करण, मतलब एक प्रकार से अभी 23 में 16वां संस्करण है। 25 देशों के साथ कुल 856 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं 25 देशों के साथ जो यहाँ पर 856 संस्थानों को, यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो हैं हमारे पास 148 किसके हैं, देखिएगा। अगर हमारे पास कितने शामिल किए गए हैं, तो बोलेंगे सर 126 किए गए हैं, सॉरी 856 किए गए हैं। इस 856 में से 148 हमारे यहाँ के हैं, यानी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले 148 से 30 घटाओ तो 118 शामिल थे, अब हमने इसमें 30 और शामिल हो गए हैं। कितना खतरनाक पॉइंट बन रहा है। यहीं से पिछले वर्ष भारत के 118 विश्वविद्यालय इसमें शामिल थे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं है। चीन के पैकिंग विश्वविद्यालय, जो चीन का जो पैकिंग विश्वविद्यालय है, वो एशिया का सबसे विश्वविद्यालय रहा है, देखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्यूआर रैंकिंग में यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर किस यूनिवर्सिटी को रखा गया है, तो चाइना की यहाँ पर मिला गया है। इसे देखा जाए तो यहाँ पर पैकिंग यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर चीन जो मुख्य भूमिका में रहा, उसको 100 अंक मिले हैं। दूसरे नंबर पर रही हांगकांग विश्वविद्यालय रहा है, जो कि यहाँ पर इसको 97 अंक मिले हैं। तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही है, जिसको 97 रहे। याद रखिएगा, पहले पे चाइना का है, दूसरे पे हांगकांग का है, और तीसरे पे कहा जाए तो तीसरे नंबर पे कहाँ पर है, सिंगापुर का है। अच्छा, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर भारत के सापेक्ष में, तो भारत अभी भी बहुत नीचे पायदान पर बैठा हुआ है। जैसा कि 856 में से 140 हमने शामिल हमारी हैं। इसमें से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एशियाई रैंकिंग 40 है। पहले नंबर पर आईआईटी बॉम्बे को रखा गया, महाराष्ट्र में जो है, यानी इसको 67 अंक मिले। ये कभी नहीं पूछेगा, बट इतना पूछेगा क्यूआर रैंकिंग में 40वें स्थान पर कौन आया है, या भारत का पहला कौन सा आया है, तो यानी आईआईटी बॉम्बे है। 46 पे कौन सा आया, तो आईआईटी दिल्ली है, नई दिल्ली। 53 में कौन सा है, आईआईटी मद्रास है, चेन्नई वाला। और 58 नंबर पे कौन सा, आईआईएमएस एमएमसी जो है, बेंगलोर वाला है। और 59 पे आईआईटी कौन सा है, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल वाला है। तो यानी आपके दिमाग में ये पिक्चर हो जानी चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे 40वें नंबर पे है। ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जितनी भी हैं, इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, देखिएगा। तो यानी अगर हम तुमसे पूछेंगे क्यूएस रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो याद रखें बॉम्बे यूनिवर्सिटी को रखा गया है। पहले स्थान पर कहाँ की, चाइना की है, दूसरे पे हांगकांग की है, और तीसरे की कहाँ, सिंगापुर की है। चाइना की जो यूनिवर्सिटी है, एक प्रकार से पैकिंग जो यूनिवर्सिटी है, उसको 100 अंक मिले गए यहाँ से, याद रखिएगा। क्लियर? मुझे लगता है कि मजा आया। आइए बात करते हैं यहाँ से ग्वालियर और कोची, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ग्वालियर कोची। बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद लग रहा है इसको मैंने पढ़ा भी है, शायद मैंने पढ़ा भी था। यूसीसीएन, यूसीसीएन एक प्रकार से कह सकते हैं यूनेस्को की एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है। एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ आर्थिक या कुछ क्रियाओं को लेकर ये नेटवर्क जारी करता है अपनी रिपोर्ट को। समझते हैं कैसे जारी करता है, इसके बारे में समझते हैं। हमारे यहाँ के ग्वालियर के और कोची को, दो को शामिल किया गया है, यूनेस्को क्रिएटिव सूची में शामिल कर लिया गया है। क्या मतलब है, 2004 में ऐसे शहरों को मध्यम सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जो एक प्रकार से क्या करते हैं, सतत विकास करते हैं। उस सतत विकास का माध्यम क्या है, आर्थिक विकास करते हैं, सामाजिक सोशल विकास करते हैं, कल्चरल विकास करते हैं, और इन्वायरमेंटली ये स्तर पर कहीं ना कहीं विकास करते हैं। ऐसी चीज़ों को लेके हम लोग यहाँ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के रूप में इसको जारी करते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि इसका मेन मुद्दा क्या है, इसको देखते हुए आगे बढ़ लेते हैं। 7 क्षेत्रों के आधार पर यहाँ पे किया गया है। पहला क्षेत्र कौन सा है, शिल्प एवं लोक कलाएं हैं, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिज़ाइन है,
पाक कला है और साहित्य संगीत, इन आधार पर लेकर हम इसमें यूनेस्को की जो नेटवर्क सिटीज इसमें शामिल कर लेते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के आधार पर, विश्व शहर दिवस कब मनाते हैं ये भी याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को मनाते हैं, पूछ सकता है। 55 शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक सूची में शामिल कर लिया गया, जिसमें 2 हमारे इंडिया के आए हुए हैं, एक ग्वालियर है, एक कोझिकोड है। समझते हैं ग्वालियर को कैसे किया गया है, ये भी दिमाग में रखिएगा। यूनेस्को की महानिदेशक जिसका नाम था उसका आंद्रे ओंजोलो ने 55 नए शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सूची में शामिल कर लिया गया है। इन शहरों में शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के लगभग कितने शहर हो चुके हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं 100 से अधिक यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क शामिल में लगभग 350 हो चुकी है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सूची में सिटीज में कितना शहर है, तो बोलेंगे 350 है। इसमें अगर बात करेंगे तो हाल ही में किसको किया गया है, लगभग 55 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया, जिसमें 2 भारत के आए हैं। 2 भारत में कौन सा है, एक तो कौन सा है, कोझिकोड है, कोझिकोड और ग्वालियर है देखिएगा, जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में और ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में यहाँ पे शामिल किया गया। इतना भी पूछ सकता है कि हाल ही में क्रिएटिव सूची में ग्वालियर को किस आधार पर शामिल किया गया है, तो ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में यहाँ शामिल किया गया है। 2015 में जयपुर को भी किया गया था, तो जयपुर को किस रूप में किया गया था, शिल्प के आधार पर किया गया था, कला के रूप में किया गया था। वाराणसी को संगीत के रूप में किया गया था, और 2017 में चेन्नई को संगीत के रूप में किया गया था। वर्ष 2019 में मुंबई को फिल्म के रूप में किया गया था। हैदराबाद को पाक कला के रूप में किया गया था। 2021 में श्रीनगर को शिल्प कला के रूप में शामिल किया गया था। यानी ये भारत के जो शहर है यहाँ पर कह सकते हैं कि इन सबको मिला लिया जाए तो कुल दोनों को मिलाने के बाद ग्वालियर को, कोझिकोड को अभी तक 8 हमारी संख्या हो चुकी है, जो कि हमारे पास अभी क्रिएटिव सूची में भारत के 8 शहर शामिल हैं। अच्छा ठीक है, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यूनेस्को में संगीत के शहर के रूप में हम लोग जानते भी हैं। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र में दिग्गजों के द्वारा कहीं ना कहीं सम्राट जो तानसेन थे, बेजू बावरा थे, उनके कारण यहाँ कहीं ना कहीं फेमस है। कोझिकोड कहाँ, केरल में पड़ता है, जो कि साहित्य का शहर कहा जाता है। उसको संगीत का शहर कहते हैं, उसको साहित्य का शहर कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर भारत का पहला एक शहर है जो अभी तक शामिल किया गया, जिसका नाम कोझिकोड है। वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव के आयोजन के उपरांत यहाँ पर केरल में फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि यहाँ पर कल्चरल लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है यदि इससे प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से उसे बढ़ा पाओगे कि हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सूची में हमारे पास 2 शहर अभी शामिल कर लिए गए हैं। इससे पहले 6 और शामिल किए गए हैं, यानी कुल मिला के अभी तक हमारे पास 8 शामिल हो चुके हैं, जो कि यूनेस्को की अभी तक की सूची में लगभग देखा जाए 350 शहर शामिल हो चुके हैं। इस पॉइंट को तुम आराम से डिक्लेयर कर पाओगे। यस और नो बताओ, मजा आया? अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? बताएं कमेंट करके कि यूसीसीएन क्या होती है। तो यूसीसीएन यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची होती है, जो इकट्ठा करके उसको डिफाइन करती है। दिल खुश, दिमाग खुश, बताएं, बताइए भाई साहब, सब लोग मजा आ रहा है? इससे पहले इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक थोड़ी सी ये है, कल आपके लिए ध्यान रखना, शाम को 6 बजे के आसपास जो आर दे रहे हैं, ये यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, जीएस का टेस्ट जरूर दीजिएगा। 140 क्वेश्चन बताओ, कमेंट करके बताइएगा सब लोग बच्चे, क्या 140 क्वेश्चन रखें या 60 क्वेश्चन रखें या 200 क्वेश्चन रखें, बताओ। 200 के 200 क्वेश्चन रखें आपके टेस्ट के लिए, बताओ कितने क्वेश्चन रखें, बताइएगा सब लोग मिलकर। कितने क्वेश्चन रखें, 200 के 200 क्वेश्चन कराएं या 140 क्वेश्चन कराएं या 60 क्वेश्चन कराएं? बताइए सब लोग। 200 ठीक है, 200 रहने देते हैं, लेकिन तुम पीछे मत हटना, बस ध्यान रखना, आपको मजा आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो बच्चे अभी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का भी, तो वेदांग बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, लवासना बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे 1 to 1 के सब कुछ चल रहा है। सभी कोर्सेज पर जितने भी अवेलेबल हैं, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी पर देखा जाए 70% डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आप कोई भी बैच जाके एलवी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जबकि ये अभी 600 में आपको मिल जाएगा। इसके साथ टेस्ट फ्री है, आर के टेस्ट भी ले सकते हैं लास्ट टाइम पे करने के लिए, यूपीएससी का वाला बैच भी ले सकते हैं। तो यानी 1 to 1 करके इन सारे बैचों के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, यदि अभी तक आपने कोई सा बैच नहीं किया है, राइट। तो चले आइएगा, मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये रहा यूनेस्को का शामिल। कितने कितने टॉपिक हुए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। टॉपिक 15 के आसपास, 15 का मतलब है कि 15 में से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर 15 इन्हीं से आ जाए तो। देखिएगा, देखो धुरेंडो, कितना अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है, कितना खतरनाक टॉपिक है ये। धुरेंडो, धुरेंडो सबसे पर्यटन गांव, सबसे फेमस टूरिज्म विलेज हमारा, क्या नाम है उसका, धुरेंडो। धुरेंडो बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देखिएगा क्या है। सबसे पर्यटन गांव अभी टूरिस्ट प्लेस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने हमारा घोषित कर दिया गया, जिसका नाम है UNWTO, यानी कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। एक पहल है, इस पहल को 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये शहरों को इकट्ठा करती है आंकड़े कि सबसे पर्यटन गांव कौन सा, जहां लोग घूमने के लिए आते हैं।
पहला यूएनडब्ल्यूटीओ के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम का एक अंग है। इस पहल के अंतर्गत उन गाँवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो अपने विकास एवं कल्याण का कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ड्राइवर बनाने में कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध हैं, यानी वो एक प्रकार से कार्य करते हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। यूएनडब्ल्यूटीओ यानी कह सकते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को 23 को मध्य समरकंद में एक यहाँ पर आयोजन हुआ था इस महासभा का। वहीं पर एक पर्यटन गाँव की सूची जारी की गई। वो पर्यटन गाँव की सूची जारी करने के पीछे एक रीजन है कि लोग गाँव को प्रमोट करना। क्या मुद्दा है, उस मुद्दे को भी एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में यहाँ से पूरी पिक्चर बन जाएगी। वर्ष 2021 से जारी की जा रही इस सूची का तीसरा संस्करण है। इससे पहले एक प्रकार से कह सकते हैं 2 संस्करण जारी किए जा चुके हैं। वैश्विक क्षेत्र में लगभग 54 गाँवों को लगभग 2023 में सर्वश्रेष्ठ गाँव के रूप में गाँव प्रदान किया गया है। किसने? अभी यूएनडब्ल्यूटीओ यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा 54 जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँवों को भारत का जो धोरेंडो है वो गाँव भी शामिल, ओनली भारत का एक ही गाँव शामिल है जिसका नाम है धोरेंडो। क्या है धोरेंडो? गुजरात के कच्छ जिले का है। याद रखिए कहाँ का है? कच्छ जिले का है। कच्छ के महान रण ग्रेट रेन ऑफ द कच्छ के स्थित जो धोरेंडो है, यहाँ पर वार्षिक रण उत्सव मनाया जाता है, आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। और यह रण उत्सव जो है गुजरात में आयोजित होने वाले एक सांस्कृतिक उत्सव है। इस क्षेत्र में पारंपरिक कला, संगीत, शिल्पकला का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए इस समूह में 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता प्रथम पर्यटन कार्य समूह के रूप में यहाँ की गई थी और धोरेंडो में ही आयोजित की गई थी, यानी कह सकते हैं G20 की यहाँ पर अध्यक्षता के रूप में। अब तक यूएनडब्ल्यूटीओ भारत के 2 गाँवों को सर्वश्रेष्ठ गाँव की सूची में शामिल कर चुका है। 2023 में धोरेंडो है। 2023 से पहले यहाँ पर 2021 में पोचमपल्ली कहाँ का था? तेलंगाना का था। याद रखिएगा कि पहला पर्यटन गाँव कौन सा है? पोचमपल्ली कहाँ का? तेलंगाना का है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गाँव में शामिल कर चुका है। पोचमपल्ली की यहाँ की जो उत्कृष्ट साड़ियाँ हैं काफ़ी फेमस है और भारत के सिल्क शहर के रूप में भी इसे हम लोग इसे जानते हैं। तो यानी अभी तक जो हमारे पास पर्यटन गाँव के रूप में पहला पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना का है, दूसरा धोरेंडो जो हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं गुजरात का है, इसको शामिल किया गया है। तो यानी वर्ष 2023 में भारत के मंडला मध्य प्रदेश के जो यहाँ पर नाम है मंडला यूडब्ल्यूटीओ को पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया, यानी इसे अपग्रेड, जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो इसको भी हम शामिल कर लेंगे उस सूची में। ठीक है, इससे पहले पूर्व अगर देखेंगे 2022 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर खोनोमा कोहिमा जो नागालैंड का है अपग्रेड सूची में भी शामिल किया जा चुका है, विकसित कर चुके हैं। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं हाल ही में हमारे गुजरात के जो जिसका नाम है धोरेंडो, इसको पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया गया है। यदि इससे प्रश्न बनेगा इससे पहला कौन सा था, ये भी आप बता पाओगे। धोरेंडो कब से तीसरा संस्करण है, तो हाल ही में कैसे जारी किया गया, इसको आप आराम से बता पाओगे। कमेंट करो कि धोरेंडो के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको सिमिलर वे में आंसर जवाब दे पाएंगे। क्लियर? दिल खुश? इससे टॉपिक आएगा, पकड़ोगे, आ जाओ, आंसर देके चले जाओ, यानी हमें नंबर देके जाओ। हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ प्रश्न के सही होने से मतलब है। प्रश्न का सही हुआ तो हमारा पढ़ना बिल्कुल मस्त था। प्रश्न सही नहीं है, दुनिया की ताकत तुम्हें फिर कोई नहीं जिता सकती। प्रश्न सही होना चाहिए, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओगे। अच्छा लो जी, टॉपिक नंबर नेक्स्ट आज का खतरनाक है, वैश्विक भूख सूचकांक। देखिएगा मजा आ रहा है, वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में। इतना खतरनाक टॉपिक है और ये पूछेगा भाई साहब भूख के मारे तो दुनिया तड़पती है, इसलिए भूख सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स जारी किया गया। तो अब जानते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक है क्या। एक प्रकार से वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसी युक्ति है जहां वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भूखमरी की गणना की जाती है। सिंपल सी बात है। इसके बारे में जैसे कुछ अल्पपोषण होते हैं, अंडर न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, कुछ को बालक ठिगनापन होता है, कुछ का दुबलापन होता है, यानी एक आधार पर कहा जाए इसमें 100 अंकों को शामिल किया गया है। जिसके पास 100 अंक है कहीं ना कहीं पैमाने पर, यानी 0 अंक का मतलब सबसे खराब है, जिसको 100 अंक मिले यानी उसका लेवल बढ़िया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं पैमाना है। इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भूखा नहीं है जहाँ पर इसको 100 जहाँ पर एक प्रकार से यदि किसी देश का जीएस स्कोर 0 है, इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भूखा नहीं है। जीएस 100 स्कोर 100 से तात्पर्य है कि उस देश में सभी भूखमरी स्थिति में है। तो आप समझ लीजिएगा 0 का मतलब है कि वहाँ पर भूखमरी नहीं है, 100 का मतलब है कि बेचारा हालत कंडीशन खराब निकल के आ रहा है। दोनों ही स्थितियों में व्यवहार में नहीं पाई जाता है। व्यवहार में 0 से लेकर 100 तक के बीच की स्थिति को बताया गया है, बाकी इसमें नहीं करना। इसका मतलब इन्हें आंकड़े घोषित कर चुके हैं। जहाँ पर 9.9 इससे कम स्कोर है, इसका मतलब वहाँ लो भूखमरी है। जहाँ 10 से लेकर 20 के बीच में है वहाँ मध्यम मॉडरेट भूखमरी है। जहाँ 20 से लेकर 35 के बीच में लगभग वहाँ सीरियस लो गंभीर है। जहाँ 35 से लेकर 49 के बीच में लगभग वहाँ भयावह है। और जो 50 से ऊपर है वहाँ की भूखमरी छीन छीन के खाने वाली रोटी की है। चलो क्या मुद्दा है जानते हैं। 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लील के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी किया गया। ये 18वां संस्करण है, यानी इससे पहले हम 17 जारी कर चुके हैं। 2023 की रिपोर्ट में खास प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति, यानी ये थीम है, याद रखिएगा क्या है, द पावर ऑफ यूथ एंड द शेपिंग द फूड सिस्टम। सब जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर सौंप दो। तुम तो बस यहाँ देश को लूट के खाते रहो, युवा विकास करे, युवा ही पढ़े, युवा ही नौकरी करे, युवा ही देश को चलाए। साहब तंग आ गए हम सब युवा, है ना। कितना खतरनाक पॉइंट बोल रखा है इन्होंने।
है ना। तो यहाँ पे क्या है मुद्दा, उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मुद्दा ये है, वर्ष 2023 में सूचकांक में लगभग 125 देशों को शामिल किया गया है। 125 का मतलब 125 कंट्री के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल किया गया है। 2023 में जीआई स्कोर 18.23 रहा है, यानी औसत जो रहा है वैश्विक एक प्रकार से इतना रहा है पूरे वर्ल्ड को निकाल के। भुखमरी की स्थिति क्या है, लगातार मध्यम है पूरे वर्ल्ड में, अगर हम लोग देख लेते हैं, ये कभी नहीं पूछेगा। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर सर्वाधिक स्कोर के हकदार रहे हैं। इन बिंदुओं से कोई भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उस मुद्दे पर हम लोग आ जाते हैं। ये रहा देखो मुद्दा। वैश्विक सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं हर आदमी अपना जीवन यापन खाना पीना कर रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, ऐसा ही मान लेते हैं। जबकि 9 देश भुखमरी की भयावह स्थिति में सामना कर रहे हैं। देखिएगा 9 देशों में 6 देशों की स्थिति जो है, मध्य अफ्रीका है, मेडागास्कर है, इनकी खतरनाक स्थिति बैठी हुई है, इनसे भी मान लेना कुछ नहीं है। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा क्या है, 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों की दुबलापन, यानी कह सकते हैं बेस्टिंग यानी दुबलापन मामले में भारत जो 18.7 जो है दर्ज किए गए, यानी ये अच्छा पॉइंट बन रहा है। भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 5 वर्ष से कम के लाला लल्ली हैं, बच्चा बच्ची हैं, उनके आधार को देखा जाए तो यहाँ पर 18.7 के आसपास है। अगर 18 से लेकर 22 की अवधि में अगर हम देखें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रूप में ठिकनापन जो है मामले में बरूडी जो है 55.8% सर्वाधिक लेकर बैठा हुआ है। 5 वर्ष से सबसे कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है नाइजर में 11.5% सर्वाधिक पाई गई है। भुखमरी के रूप में 20 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। 5 से भी कम मतलब आप स्थिति को समझ सकते हैं कि ऐसे हालात वहाँ निकल के आ रहे होंगे। आइएगा इस सूची को एक बार देख लेते हैं, सूची से आप निकल पाएंगे कि अगर हम लोग बात करें जीआई इंडेक्स के रूप में, तो यहाँ पर ब्राजील की कंडीशन कितनी आई है, 32वीं आई है। जो रूसी संघ है ये कितना है, 26 में आई है। और हम ठहरे कहाँ परदेसी, हमारा साथ क्या निभाओगे, हम भी तो यहाँ से 111वें स्थान पर बैठे हुए हैं। जीआई स्कोर हमारे पास 2.87 के आसपास निकल के यहाँ से आ रहा है। तो ये 20 में कंडीशन है, तो यानी यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रहा है। जीआई के रूप में अंतिम जो देश बैठा हुआ, जो जिनकी स्थिति बहुत खतरनाक है, वो मध्य अफ्रीका गणराज्य है, जहाँ पर 42 लेकर बैठा हुआ है। मेडागास्कर है, यमन तो बेचारा 123 नंबर बैठा है, 125 पे बैठा हुआ है। भारत की रैंकिंग के बारे में अगर देखेंगे तो हम छोटी मोटी कह सकते हैं 125 कंट्री में से लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 111वीं हमारी रैंक आ रही है। इससे पहले जो रैंक है लगातार देखा जाए गंभीर स्थिति में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, यानी हमारी संतोषजनक स्थिति नहीं है। बेशक हम यहाँ पर एक प्रकार से देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारी भारत की रैंकिंग, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट GHI में इंडिया का स्थान 28.7 स्कोर है, जो कि कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति में काउंटिंग किया जाता है। ये काफ़ी पॉइंट निकल के यहाँ से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आराम से बचा पाओगे। कितने टॉपिक हुए बताओ कमेंट करके। चलें साहब, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक भी आपका रेडी हो चुका है। कुछ कुछ बच्चे अब गिरने लगे हैं, लगता है उनको आँखियाँ उनकी दानक ना कहीं ना कहीं सोने लगी हैं। राइट, 15 टॉपिक हुए, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसी की नहीं, गुल्लू। 15 टॉपिक आपके सामने ये रहे। तो अभी और भी लगभग टॉपिक मैं कह सकता हूँ कि मैं 100 टॉपिक का डाटा आपके सामने लेके आया था, जिससे कि मैं करा दूं। और 100 के 100 टॉपिकों में इसकी एक क्लास और ले लेंगे। 100 के 100 टॉपिकों में मान लें कि जो बाकी चीज़ें बटी हुई हैं इनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करें या एमसीक्यूज करें, बताएं कमेंट करके। कल सुबह 8:15 8:30 यूपीएससी प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे करें, अभी इस 4 मंथ की रणनीति कैसी बनाएं, ये बात करेंगे। कल शाम में 5:30 6 बजे के आसपास पूरा कंप्लीट 200 क्वेश्चनों का टेस्ट करेंगे। उसके बाद वेदांत की क्लास रहेगी, पीसीएस की बैच की क्लास रहेगी। तो जो बच्चे अगर एग्जाम में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो उसके साथ जुड़ के अपनी जर्नी को लेके चल सकते हैं। यूपी पीसीएस वाले वहाँ पे लेके चल सकते हैं। राइट, कराएं एमसीक्यूज, तैयार हैं सब लोग एमसीक्यूज को बताओ कमेंट करके। चलो देखते हैं तुम कितने पानी में हो, आ जाओ। क्वेश्चन हम ये रहा एमसीक्यूज, हम टॉपिक ये रहे एमसीक्यूज। सॉरी, तेरे घर के सामने एक तरफ लीजिए एमसीक्यू से रहे, मैंने कुछ इसके पॉइंटर भी लिख दिए गए हैं। जो पॉइंटर लिखने का मेन पर्पस क्या होता है कि आप इसको टैकल कर पाओ, आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाओ। राइट, एक सेकेंड, मुझे लीजिए
भाई साहब महेश बाबू कह रहे रात में 11 बजे। शुभ संध्या सर, महेश बाबू सीएम ऑफिस से। शिक्षक को धन्यवाद देते हैं सर। ऐसा क्यों दे रहे हो भाई धन्यवाद आप लोग? रात में कौन से भाई साहब सीएम साहब के ऑफिस से खाली हो गए क्या तुम? आप या तो गुरूर में हैं या जूर में हैं, देखिएगा। आपको नहीं पता मैं भी सीएम ऑफिस से ही हूँ? पता नहीं इन बच्चों को डराते हो क्या करते हो सीएम ओ से ये सब। अरे भाई साहब आप एक स्टूडेंट की मर्यादा से पढ़ने ले आए हो इसमें, उस हिसाब से पढ़िएगा, देखिएगा। क्या करें सीएम ऑफिस से हैं आप? तो आप सोचो क्या करें अगर हैं तो। कौन होते हो तुम? मैं अपने रियल पद का नाम बता दूंगा, डर जाओगे तुम, समझे? पता नहीं क्या, यहाँ से वहां से कोई आदमी बोलेगा तो आप मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। भाई साहब जितना डाउन टू अर्थ होकर जियोगे उतना मजा आएगा। क्या हो तुम सीएम ऑफिस में, बताओ ना। क्या क्या लगा रखे रखा है? चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या है। चलो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी लोगों का काम क्या है? कॉल कर लो मुझे अगर तुम सीएम ऑफिस से, तो देखिएगा। पता नहीं। हद हो गई यार। हाँ यार, 2 घंटे से पहले भी यही काम क्या नोटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने। क्या क्वेश्चन देखो। फिडे विश्व मुझे आदत नहीं है उन बच्चों को पढ़ाने की जिनका मकसद पढ़ाई पढ़ाई करना ना हो। चंद बच्चे चाहिए जो प्रॉपर वे में पढ़ाई कर सके, उनके साथ मैं डेडिकेशन से काम कर सकूं, बस उनकी मंजिल उनको मिल जाए। पहले का आंसर क्या है? देखो, फिडवे विश्व फ्रिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 की महिला वर्ग में रजत पदक जीता था, तो बीबीसार वाल्वो ने, या कोनरू हम्पी ने, या सुनार होलवोलर ने, या वैशाली रमेश बाबू ने। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ से इसका बी, कोनरू हम्पी ने जीता है। शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित जो फिडी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें शतरंज चैंपियनशिप में 2023 में महिला वर्ग में रजत पदक जीता था। तो इसका आंसर क्या है? बी राइट ऑप्शन देखने का प्रयास करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखो। जनवरी से लेकर मार्च 2024 तिमाही के सुकन्या समृद्धि जो खाता है योजना, जैसा कि आप जैसा सुकन्या समृद्धि महिलाओं की बालिकाओं के लिए है, ब्याज दर क्या है? 7.8%, 8%, 8.1%, 8.2%। इसका आंसर 8.2% है। केंद्र सरकार ने जनवरी से लेकर मार्च 2024 तिमाही के लिए दो छोटी बचत योजनाओं के आधार पर 20 आधार अंक तय किए थे। सुकन्या समृद्धि खाता योजना ब्याज दर 20 आधार अंकों को बढ़ाकर 8% से बढ़ाकर 8.2 कर दी गई, इसलिए चर्चाओं में है। तो इसका आंसर क्या है? 20 राइट ऑप्शन देखिएगा। अगला, लो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का, इसे बताओ, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। बताओ, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो, अगले बोल रहा है कि सर 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करेंगे हम लोग। बताओ, बताइए कमेंट करके क्या है इसका आंसर। तीसरे का आंसर बताएं क्या है। देखते हैं कितने लोग अभी करंट अफेयर को लेकर बिल्कुल एक्टिव हैं। तीसरे का बताएं। मौसम की निगरानी करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, संचारी वृद्धि करना, गहन अध्ययन। जैसा कि इसके जानते हैं, इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बी इज राइट ऑप्शन। तो हाल ही में उसने बोला है कि भाई साहब जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य है, इसके लिए हम अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करेंगे। कौन कौन सी हमारी नई जानकारी है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखो। कितना खतरनाक क्वेश्चन देखने को मिला थी। अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? खून का, जासूसी का, चोरी का, धोखाधड़ी का? बताइए, कमेंट करें सब लोग। 4 का सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे उनका जासूसी का आरोप है। कतर में 8 व्यक्तियों को अगस्त 2023 में कथित जासूसी करने के रूप में अदालत ने एक प्रकार से यहाँ पर मौत की सजा सुनाई। 8 भारतीयों को मौत की सजा माफ कर दिया गया था, जो कि निजी कंपनी अल हदारा के साथ काम करने के लिए पूर्व भारतीय नौसेना में कर्मी थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ की जो तटस्थ समिति है, इसकी स्थापना क्यों की गई? जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में ब्रजभूषण जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, उसको सस्पेंडेड कर दिया, हटा दिया गया है। तो महासंघ के लिए तटस्थ समिति की स्थापना की गई, इसका मेन पर्पज क्या था? बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। बताओ लल्ला सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? 5 का बी, ओलंपिक का आयोजन करना।
जो WFI अधिकारियों को मनमाने निर्णय को कारण या विपणन कार्यों की संभावना करना या नए एथलीटों को नियुक्ति करना। जैसा कि इसका आंसर क्या निकल के जाएगा, इसका बी राइट ऑप्शन, जो WFI के अधिकारी को मनमाने फैसले को लेकर कारण था। तो यहाँ अभी हाल ही में ओलंपिक संघ, जिसको इंडियन ओलंपिक यूनियन एसोसिएशन के नाम से कह सकते हैं, कुश्ती महासंघ जिसको WFI के नाम से जानते हैं, निगरानी करने के लिए, वो निगरानी के साथ 27 दिसंबर 2023 को एक समिति की स्थापना की जाती है, जिसका मेन पर्पस क्या था कि यहाँ निष्कर्ष निकालना कि यहाँ अधिकार संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उल्लंघन करने पर मनमानी तो नहीं की जा रही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? जैसा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है इतना, बट याद रखिएगा अनीश दयाल को किया गया है। अनीश दयाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। इससे पहले वो ITBP के थे, 1988 बैच के IPS हैं। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा ये? अच्छा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सातवां, भारतीय तिब्बत पुलिस जिसको ITBP के नाम से जानते हैं, नवनियुक्ति महानिदेशक किसे कहा गया? तो ये भी इसका आंसर क्या है? राहुल रसोतरा को। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और इंटरनेशनल जो IB है इसमें विशेष निदेशक संयुक्त को भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस है जिसको ITBP के नाम से जान सकते हैं, उसको अपॉइंट किया गया। कुछ नहीं करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ आठवां क्वेश्चन बताइएगा। एट का आंसर क्या है? काफी अच्छा। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जैसे मसरत आलम गुट को अभी UAPA के जो गैर कानूनी संघ है उसको क्यों घोषित कर दिया गया है? इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं राष्ट्र गतिविधियों में संलिप्त था, या लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत कर रहा था, या सांस्कृतिक सुधारों की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दे रहा था, या आर्थिक विकास का समर्थन कर रहा था? बताओ इसका आंसर क्या है? 8 का। ए, तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं इसका यही आंसर है। 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय के द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जिसको मस्त आल गुट के नाम से जान सकते हैं, उसको यहाँ पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के रूप में उसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, UGC ने किस डिग्री को मान्यता रद्द कर दी गई? काफी अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। MPhil को हाल ही में अभी जो देखा जाए तो इसका सही आंसर है विश्व अनुदान आयोग, जिसको UGC के नाम से कह सकते हैं, एक अधिसूचना जारी करता है और MPhil की डिग्री हासिल करने के प्रति आग्रह किया, और यह वह मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए UGC के रूप में इसको पेशकश करने के लिए मनाही कर दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिएगा। RBI द्वारा स्थायी जमा सुविधा जिसको SDF के नाम से जानते हैं उपयोग क्यों कर रहा है? हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा है SDF, ये बताने का प्रयास करें। 10वीं का आंसर तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा बच्चों। मुझे RBI जैसा कि जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है वाणिज्य बैंकों में सरकारी प्रतिभूतियों को निवेश करने के लिए, तरलता को अवशोषित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से क्षतिपूर्ति देने के लिए, बैंकों के बीच तेजी से फंड ट्रांसफर करने की सुविधा के लिए। तो आपके पास ये 4 स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? इसका बी। तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI ने हाल ही में 30 दिसंबर को ये छुट्टियां सहित रात भर के आधार पर स्थायी जमा सुविधा के रूप में SDF को फॉलो किया। इसका आंसर क्या है? बी राइट ऑप्शन। देखिएगा, ये तो बताओगे, आपको बताओ। हम वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? वीर बाल दिवस कब मनाते हैं ये याद रखिएगा, बताएं। तेरे मेरे सफर में सफर है सुहाना, कहीं यूं ही तुम लौट के ना जाना, तुम्हें जाना है लवासना की दूरी तय करने, इसलिए तुम्हें है मेहनत करते जाना। 26 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर है 26 दिसंबर। भारत 2 युवा सिख राजकुमार जो बाबा जोरावर सिंह हैं और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि 9 और 7 साल की उम्र में इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने से बजाय शहादत को चुना, जैसा कि आप जान सकते हैं। आंसर ये इसका सी। क्वेश्चन नंबर 12, 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील गाइड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? देखो, बताएं। क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताओ 12। INS विशाखापट्टनम, INS मुंबई, INS इम्फाल, INS ब्रह्मोस। इसका आंसर देखा जाए तो INS इम्फाल है। 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपने नवीनतम जो स्टील गाइड मिसाइल विध्वंस INS इम्फाल को चालू किया गया। युद्धपोत विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंस में से तीसरा यह है जो हाल ही में डिजाइन किया गया था, यानी आंसर ये इसका है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। UPPCS ने 2 बार पूछा गया है, RO ने पूछा गया है, UPPCS ने भी घुमा के पूछा है, बट इसको तो आपको बताना पड़ेगा। तेरा मेरा ये रिश्ता है पुराना, इसलिए तुमको है मेरा साथ निभाना। बताओ साहब क्या है इसका आंसर? 13 का, वेरी गुड। 13 का आंसर बी बोल रहे हैं। 25 दिसंबर, जैसा कि इसका आंसर आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मनाते हैं। देखिएगा, तो स्वतंत्र जिसकी जयंती मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 14 का बी आंसर, कुछ नहीं करना, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
ये तुमने नहीं बताया तो टाइम टू ही हो जाएगा वापिस। बताओ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 15। भाई वित्तीय वर्ष कब मनाते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर कब मनाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन। एक गजल गा के तुम तो सुना दो जरा। क्या है भाई, फाइनेंशियल ईयर कब मनाते हैं 15 का, अगर सबने ये दे रहे देख लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया, बताइएगा। हाल ही में चर्चाओं में रहा होगा, काफी देखा आपने कि ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर्ड विमान एयरबस जो A340 थो, फ्रांस में उसको हिरासत में ले लिया गया है। यांत्रिक मुद्दे को लेकर, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप को लेकर, पासपोर्ट सत्यापन को लेकर या मौसम संबंधी घटनाओं को लेकर। अब तुम भी थकने लगे हो, हम भी थकने लगे हैं, चलो दोनों ठहर के कुछ मुलाकात कर ले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, बी, संदिग्ध मानव तस्करी को लेकर यहाँ पर अभी फ्रांस में जो हमारा इसको हिरासत में ले लिया गया है, इसका उद्देश्य जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 17। मानव तस्करी के आरोप के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर उड़ान का गंतव्य कहाँ से क्या था, यानी उसने कहाँ से उड़ान भरना स्टार्टिंग किया था, जाना कहाँ था उसे। मुंबई, दुबई, निहारुका, पेरिस। तो जैसा कि आप जान सकते हैं इसका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ निहारुका। निहारुका के लिए उड़ान के लिए कनेक्शन से चिंता बढ़ा दी गई, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले प्रवास करने वाले भारतीयों को उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी, इसलिए उसको रोक दिया गया जांच पड़ताल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18। ओहो, कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। खाना खा ले, अभी तो सब शुरुआत, ध्यान रखना कल खाना खा के बैठना। कल 6 बजे करते हैं, 6 से 9 तक करेंगे, 3 घंटे 200 क्वेश्चन करेंगे। इतना टाइम तुम्हें यूपीएससी मिलता है, इतना टाइम हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। देखिए ये बेचारा कहाँ से आया दीपक, रात में पागल हो रहा है आदमी, लगा लीजिएगा, इसको भर्ती कराना पड़ेगा कहीं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब तिथि को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए 14 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस जो है संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रति वर्ष गांठ मनाया जाता है। भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण प्रथाओं को करने का लापरवाही बचाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ओए होए। क्वेश्चन नंबर 19 बताएं, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के खेल मंत्रालय के द्वारा क्यों निलंबित किया गया। फंडिंग की कमी से, एकाधिकार उल्लंघन की वजह से, प्रशासनिक दक्षता की कमी से, या एथलीट ड्रॉपिंग के मुद्दे को लेते हुए। इस प्रश्न का जवाब तुम्हारी हाथों में है, बस टिक कर दो। बताओ। मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है एकाधिकार उल्लंघन था, जो लगातार लंबे समय से निकल के आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 आपके ये रहा, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देता है। तो आपराधिक प्रौद्योगिकी प्रगति करता है, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजना चलाता है, या शहरी विकास पहल करता है, या आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन करता है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है आज का। आज लास्ट यहीं तक कर देते हैं, है तो बहुत सारे क्वेश्चन। तो मुझे लगता है इसका 20 का आंसर क्या है, बी, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजना चलाता है, यानी यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के रूप में उत्कृष्ट परियोजना के रूप में कार्य करता है। तो 20 का आंसर क्या है यहाँ पे, 20 राइट ऑप्शन। देखिएगा कैसी लगी।